अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द फ्यूचर कॉलेज। इस वीडियो में हम देखेंगे केमिस्ट्री ग्रेड 12 चैप्टर नंबर 15 बायो केमिस्ट्री के तमाम कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइजेस का सोल्यूशन, जिसमें हम आपको डाइसैकेराइड्स के बारे में बताएंगे, माल्टोज सुक्रोज लैक्टोज के बारे में बताएंगे, डाइसैकेराइड की रिएक्शंस के बारे में बताएंगे, डाइसैकेराइड के स्ट्रक्चर फार्मूलाज के बारे में बताएंगे, गलैक्टोज और स्ट्रक्चर ऑफ गलैक्टोज के बारे में बताएंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स के बारे में बताएंगे, ग्लोबुलर प्रोटीन के स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में बताएंगे, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर के बारे में बताएंगे, कैसे अमाइनो एसिड मिलकर मुख्तलिफ किस्म के प्रोटीन बनाते हैं, प्रोटीन स्ट्रक्चर की समरी के बारे में बताएंगे, फाइब्रस प्रोटीन के बारे में बताएंगे, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी प्रोटीन के क्या क्या डिफरेंसेस हैं उनके बारे में बताएंगे, पॉलीपेप्टाइड चेन कैसे बनती है उसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे, कैसे अमाइनो एसिड मिलकर पॉलीपेप्टाइड चेन बनाते हैं, कैसे एंजाइम स्पेसिफिक होते हैं और काम करते हैं, उसमें कम्पिटेटिव नॉन कम्पिटेटिव एंजाइम के बारे में बताएंगे, कम्पिटेटिव इनहिबिशन और नॉन कम्पिटेटिव इनहिबिशन दोनों के बारे में एक्सप्लेन करेंगे, ग्लाइसरोल फैटी एसिड के बारे में बताएंगे, पार्ट्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में एक्सप्लेन करेंगे, डीऑक्सी राइबोज और राइबोज के बारे में एक्सप्लेन करेंगे, कम्पिटेटिव और नॉन कम्पिटेटिव इनहिबिशन के बारे में डिफरेंस बताएंगे। एमसीक्यूज का सोल्यूशन भी इसी वीडियो में दिया जाएगा। उसके बाद शॉर्ट आंसर क्वेश्चन का सोल्यूशन भी आपको इसी वीडियो में दिया जाएगा, जिसमें प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड सीक्वेंस के बारे में एक्सप्लेन किया जाएगा, अमाइनो एसिड के अमाइन ग्रुप, वेरिएबल ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप के बारे में बताया जाएगा, एंजाइम का ऑप्टिमल टेम्परेचर और एक्टिविटी कैसे इंक्रीज और डिक्रीज होती है उसके बारे में एक्सप्लेन किया जाएगा। मुख्तलिफ शॉर्ट्स और लॉन्ग क्वेश्चन में फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन बताए जाएंगे, होमोग्लोबिन बीटा 1 बीटा 2 अल्फा 1 अल्फा 2 हीमी बी के बारे में और उसके स्ट्रक्चर के बारे में बताया जाएगा, सैचुरेटेड फैटी एसिड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के में क्या डिफरेंसेस हैं, फंक्शन ऑफ कोलेस्ट्रॉल के बारे में एक्सप्लेन किया जाएगा, लॉक एंड की मॉडल को एक्सप्लेन किया जाएगा, लॉक एंड की थ्योरी ऑफ एंजाइम एंड सबस्ट्रेट को एक्सप्लेन किया जाएगा, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम इन की एंड लॉक हाइपोथेसिस को एक्सप्लेन किया जाएगा, ग्लोबुलर प्रोटीन और फाइब्रस प्रोटीन में डिफरेंस को एक्सप्लेन किया जाएगा। उसके बाद तमाम लॉन्ग क्वेश्चन आंसर का सोल्यूशन भी इसी वीडियो में दिया जाएगा, जिसमें फैक्टर अफेक्टिंग द एंजाइम एक्टिविटी बताया जाएगा, टेम्परेचर, एसिड, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन और एंजाइम कंसंट्रेशन, फैक्टर अफेक्टिंग द एंजाइम में पीएच कैसे अफेक्ट करती है वो बताया जाएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स को एक्सप्लेन किया जाएगा, सेल मेम्ब्रेन और फास्फोलिपिड्स बायलेयर को एक्सप्लेन किया जाएगा, फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल के रिएक्शन को एक्सप्लेन किया जाएगा, आरएनए और डीएनए में डिफरेंस और उसके स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया जाएगा कि डीएनए और आरएनए में क्या क्या मेन डिफरेंसेस हैं, डीऑक्सी राइबोज और राइबोज में एच और ओएच बॉन्ड का डिफरेंस है। Concept assessment exercise 15.1 क्लासीफाई करें सुक्रोज, लैक्टोज एंड माल्टोज एज मोनो, डाई एंड ट्राइसैकेराइड्स। गिव रीजंस। सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज ये तीनों के तीनों डाइसैकेराइड्स होते हैं, क्योंकि ये तीनों के तीनों बने होते हैं दो मोनोसैकेराइड से। दो मोनोसैकेराइड आपस में ज्वाइंट होते हैं बाय ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। देख सकते हैं ग्लूकोज और ग्लूकोज आपस में ज्वाइंट हो तो ये माल्टोज बना देते हैं, जबकि ग्लूकोज और फ्रूटोज आपस में ज्वाइंट हो तो ये सुक्रोज बना देते हैं, जबकि ग्लैक्टोज और ग्लूकोज आपस में ज्वाइंट हो तो ये लैक्टोज बना देते हैं। तो दो ग्लूकोज मालिक्यूल आपस में ज्वाइंट हो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से तो माल्टोज बनेंगे, इस तरह ग्लूकोज और फ्रूटोज ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनाएंगे तो सुक्रोज बनेंगे। सुक्रोज कहते हैं टेबल शुगर को, माल्टोज कहते हैं माल्ट शुगर को, और लैक्टोज कहते हैं मिल्क शुगर, जिसमें 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से लैक्टोज और ग्लूकोज लैक्टोज बनाते हैं। इसमें जो सुक्रोज है ये नॉन रिड्यूसिंग है, क्योंकि इसमें दोनों एनोरिक कार्बन आर इन्वॉल्व इन द बॉन्ड, जबकि लैक्टोज और माल्टोज ये रिड्यूसिंग है ड्यू टू फ्री एल्डिहाइड एंड कीटोन ग्रुप्स। मोनोसैकेराइड का मतलब है सिंगल शुगर जैसे ग्लूकोज और फ्रूटोज, और डाइसैकेराइड का मतलब है ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो कंपोज हो दो मोनोसैकेराइड से और दोनों आपस में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से जुड़े हों, और जब उनकी हाइड्रोलाइसिस करवाई जाए तो डाइसैकेराइड बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और दो मोनोसैकेराइड मॉलिक्यूल हमें मिल जाएंगे। तो तीनों शुगर को हम एनालाइज करेंगे हाइड्रोलाइज करने पे। जब सुक्रोज हाइड्रोलाइज होगा तो एक ग्लूकोज का और एक फ्रूटोज, सुक्रोज हाइड्रोलाइज होने के बाद ग्लूकोज और फ्रूटोज देगा, जबकि लैक्टोज हाइड्रोलाइज होने के बाद ग्लूकोज और गैलेक्टोज देगा, जबकि माल्टोज हाइड्रोलाइज होने के बाद ग्लूकोज और ग्लूकोज देंगे। और कितने मोनोसैकेराइड इस रिएक्शन में प्रोड्यूस हो रहे हैं इससे हमें पता चल सकता है कि ये मोनो है, डाई है, ट्राइसैकेराइड है। जिसमें दो मोनोसैकेराइड प्रोड्यूस हो रहे हैं तमाम रिएक्शन में, इसका मतलब है ये तमाम के तमाम डाइसैकेराइड हैं। इन तीनों में स्पेसिफिक टाइप ऑफ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है, जो अल्फा 1,4 होता है माल्टोज में, बीटा 1,4 होता है लैक्टोज में, और अल्फा 1,2 होता है सुक्रोज में। क्वेश्चन नंबर 2, क्या गैलेक्टोज मोनोसैकेराइड है? यस, गैलेक्टोज मोनोसैकेराइड है। ये एक एल्डोहोल शुगर है विद 6 कार्बन एटम एंड 1 एल्डिहाइड ग्रुप। इट इज सोलुबल इन वाटर, स्वीट इन टेस्ट एंड रिड्यूसिंग इन नेचर। यहाँ पे आप गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं। जब हम गैलेक्टोज की हाइड्रोलाइज करते हैं तो ये कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन, ये ब्रोकन डाउन नहीं होगा इनटू स्मॉलर कार्बोहाइड्रेट यूनिट। अगर कोई शुगर हाइड्रोलाइज ना हो रही हो तो वो मोनोसैकेराइड होता है। तो हमारा फाइनल आंसर होगा यस, गैलेक्टोज इज मोनोसैकेराइड। और ये एक आइसोमर है ग्लूकोज और फ्रूटोज का। क्वेश्चन 3 है, रेफिनोज ये हाइड्रोलाइज होकर 3 मोनोसैकेराइड बना रहा है, तो क्या ये डाइसैकेराइड है? जी नहीं। जब ये 3 मोनोसैकेराइड बना रहा है तो ये एक ट्राइसैकेराइड होगा, क्योंकि ये हाइड्रोलाइज होने पे ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रूटोज तीनों का एक एक मॉलिक्यूल बनाता है। अगर रिएक्शन का रिएक्टेंट देखा जाए तो हमारे पास रिएक्टेंट में रेफिनोज है और प्रोडक्ट में 3 मॉलिक्यूल हैं, 3 मोनोसैकेराइड हैं, ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रूटोज। जी फिर से रेफिनोज एक डाइसैकेराइड नहीं है, ये एक ट्राइसैकेराइड है।
एक रेफिनोज के मालिक्यूल को तोड़ने के लिए 2 वाटर के मालिक्यूल चाहिए, जिसके नतीजे में वो 3 मोनोसेकेराइड प्रोड्यूस करेगा। कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 15.2 व्हाट आर प्रोटीन, गिव इट सिंपल क्लासिफिकेशन। प्रोटीन को हम क्लासीफाई कर सकते हैं बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, फाइब्रस, ग्लोबुलर, इंटरमीडिएट प्रोटीन, बेस्ड ऑन कंपोजिशन, सिंपल प्रोटीन, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फंक्शन, स्ट्रक्चर प्रोटीन, एंजाइम एंड हार्मोन, पिगमेंट्स, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, कॉन्टेक्टाइल प्रोटीन या स्टोरेज प्रोटीन, टॉक्सिन। आप इस चार्ट में प्रोटीन की क्लासिफिकेशन और टाइप्स दे सकते हैं। प्रोटीन के नेचुरल पॉलीमर्स होते हैं जो बनते हैं अमाइनो एसिड से, जो लिंक होते हैं आपस में पेप्टाइड बॉन्ड से। ये बहुत ज़रूरी होते हैं ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए। सिंपल क्लासिफिकेशन में सिंपल प्रोटीन यील्ड इनटू अमाइनो एसिड ऑन हाइड्रोलाइसिस, जैसे कि एल्बुमिन। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है कंटेन अ प्रोटीन पार्ट एंड नॉन प्रोटीन प्रोथेटिक ग्रुप, एग्जांपल है होमोग्लोबिन। फिर ड्राई प्रोटीन है फॉर्म बाय पार्शियल हाइड्रोलाइसिस ऑफ सिंपल एंड कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, एग्जांपल है पेप्टोन्स। तो लार्ज कॉम्प्लेक्स मैक्रो मॉलिक्यूल जो अमाइनो एसिड से बने होते हैं, जो स्ट्रक्चर के लिए, फंक्शन के लिए, रेगुलेशन ऑफ बॉडी टिश्यू के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। और जो मोनोमर होते हैं प्रोटीन के, उन्हें कहते हैं अमाइनो एसिड, जिनके अंदर एक अमाइनो ग्रुप होता है और दूसरा कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। मजीद क्लासिफिकेशन की जाए तो फाइब्रस प्रोटीन लॉन्ग फिलामेंटरी रोप लाइक स्ट्रक्चर होता है इनका, दे आर इनसोल्युबल इन वाटर। ये प्रोवाइड करते हैं मैकेनिकल सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ। यहाँ पे आप फाइब्रस प्रोटीन की शेप भी दे सकते हैं और टाइप्स भी दे सकते हैं। फिर ग्लोबुलर प्रोटीन, दे हैव फोल्डेड स्फीरिकल ग्लोबल शेप, दे आर यूजुअली soluble इन वाटर एंड परफॉर्म डायनामिक फंक्शन, जैसे कि कैटलिस्ट और ट्रांसपोज, जिसकी एग्जांपल है होमोग्लोबिन। यहाँ पे ग्लोबुलर प्रोटीन के मुख्तलिफ स्ट्रक्चर देख सकते हैं कैसे वो आपस में फोल्ड हुए में। थर्ड है मेम्ब्रेन प्रोटीन, दे आर एसोसिएटेड विद सेल मेम्ब्रेन एंड कैन बी इंटीग्रल एम्बेडेड एज फेरिफल अटैच टू द सरफेस। तो फाइनल आंसर होगा प्रोटीन हमारे कम्प्लेक्स मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, जो फाइब्रस, ग्लोबल, मेम्ब्रेन प्रोटीन शामिल है। डिफरेंशिएट प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्राइमरी स्ट्रक्चर लीनियर सीक्वेंस होता है अमाइनो एसिड का ज्वाइंट बाय पेप्टाइड बॉन्ड। ये अमाइनो एसिड का सीक्वेंस होता है जिसमें अमाइनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड के साथ जुड़े होते हैं और प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बनाते हैं। यहाँ भी आप देख सकते हैं मुख्तलिफ अमाइनो एसिड प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बनाते जुड़े हुए हैं। तो लीनियर सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड इन पॉलीपेप्टाइड चेन, जबकि सेकेंडरी स्ट्रक्चर में लोकल फोल्डिंग ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन इनटू रेगुलर पैटर्न, और टर्शरी स्ट्रक्चर में द ओवरऑल 3 डायमेंशनल शेप ऑफ सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन। ये तीनों की डेफिनेशन का डिफरेंस आ जाएगा। यहाँ पर सेकेंडरी और टर्शरी की शेप भी देख सकते हैं, 3 डायमेंशनल है, ये 2 डायमेंशनल है। यहाँ देख सकते हैं सेकेंडरी और टर्शरी प्रोटीन, सेकेंडरी हमारे 2 डायमेंशनल और टर्शरी हमारे 3 डायमेंशनल थे। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में रेगुलर फोल्डिंग पैटर्न होता है लाइक अल्फा हेलिक्स या बीटा प्लेटेड शीट स्टेबलाइज्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड, और टर्शरी स्ट्रक्चर में 3 डायमेंशनल फोल्डिंग होती है ऑफ द एंटायर पॉलीपेप्टाइड चेन स्टेबलाइज्ड बाय द हाइड्रोजन बॉन्ड। स्टेबलाइजेशन में देखा जाए तो प्राइमरी में स्ट्रॉन्ग कोवलेंट पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं, सेकेंडरी में हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन द बैकबोन कार्बन डबल बॉन्ड ओ एंड नाइट्रोजन हाइड्रोजन ग्रुप्स में। अगर टर्शरी में देखा जाए वेरिएट इंटरेक्शन होती है, हाइड्रोजन बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, डाइसल्फाइड ब्रिजेस, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन एंड वंडर वाल फोर्सेज भी होती हैं। यहाँ पे देखें डाइसल्फाइड बॉन्ड, आयनिक इंटरेक्शन, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, जैसे कि मायोग्लोबिन। डिस्क्रिप्शन में देखा जाए इट इज लाइक अ ऑर्डर ऑफ द लेटर इन अ वर्ड, द सीक्वेंस इज यूनिक फॉर ईच प्रोटीन। सेकेंडरी में कॉमन पैटर्न are the alpha helix, coiled spring या beta plated sheet, और tertiary में the final functional stage of the protein like a globular या fibrous। Determinant में determined by the genetic code DNA, तो ये determined by the primary structure और this is determined by the primary structure and the interaction of the R group। आप डिटेल आंसर भी देख सकते हैं। इसे 4th लेवल भी होता है quaternary structure is it for protein with multiple polypeptide chain, जैसे कि होमोग्लोबिन। Question 3, what is polypeptides? Polypeptides are the long chain of amino acid जो आपस में जुड़े होते हैं by peptide bond। They are formed by the condensation reaction with the removal of water. For example, insulin is composed of polypeptide chain joined by disulfide bridges। यहाँ भी देख सकते हैं अमाइनो एसिड आपस में मिलते जाते हैं और पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं। तो जब 2 अमाइनो एसिड आपस में मिलते हैं तो साथ में जो बॉन्ड बनता है उसे कहते हैं पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड। जब बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड बनते जाए तो इसे कहते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन। और ये पेप्टाइड बॉन्ड एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप और अमाइनो एसिड के दरमियान बनता है। इस तरह 2 अमाइनो एसिड मिले तो डाईपेप्टाइड बन जाता है, अगर 3 मिले तो ट्राईपेप्टाइड। इसे चलते जाए तो इसे ओलिगोपेप्टाइड कहते हैं। और जब अमाइनो एसिड 10 से 20 या उससे भी ज़्यादा आपस में जुड़ते हैं पेप्टाइड बॉन्ड, तो चेन बन जाती है पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड्स की। पॉलीपेप्टाइड ये लीनियर पॉलीमराइजेशन होती है अमाइनो एसिड की। तो पॉलीपेप्टाइड आर लॉन्ग कंटिन्यूअस अनब्रांच चेन ऑफ अमाइनो एसिड लिंक टुगेदर बाय पेप्टाइड बॉन्ड, दे आर द लीनियर प्रीकर्सर ऑफ फंक्शनल प्रोटीन। यहाँ देख सकते हैं पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड, एक लंबी सी पॉलीपेप्टाइड चेन बन गई है। असेसमेंट 15.3, एंजाइम क्या होते हैं? वाई आर देयर कॉल्ड बायोकैटलिस्ट? एंजाइम प्रोटीन होते हैं जो स्पीड अप कर देते हैं बायोकेमिकल रिएक्शन को इन लिविंग सेल्स। दे आर हाईली स्पेसिफिक एंड फंक्शन अंडर माइल्ड टेम्परेचर एंड पीएच कंडीशन। इनको हम बायोकैटलिस्ट इसलिए कहते हैं कि ये एक्ट करते हैं कैटलिस्ट इन बायोलॉजिकल सिस्टम्स, इंक्रीजिंग द रिएक्शन रेट विदाउट बीइंग कंज्यूम्ड एंड आर प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो एक ऐसा कैटलिस्ट जो केमिकल रिएक्शन को तेज कर दे और कंज्यूम भी ना हो और लिविंग ऑर्गेनिज्म से प्रोड्यूस करें, उसे कहते हैं एंजाइम्स। और एंजाइम हाईली स्पेसिफिक 3 डायमेंशनल ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं, और समटाइम आरएनए कॉल्ड राइबोजाइम दैट कैटलाइज कर देते हैं बायोकेमिकल रिएक्शन को इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स।
और ये रेट ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन को इंक्रीज कर देते हैं, जैसे डाइजेशन, रेस्पिरेशन, और लोअर कर देते हैं एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द रिएक्शन टू प्रोसीड। और जैसे बायो का मतलब होता है लाइफ, बायो दे आर प्रोड्यूस बाय लिविंग सेल, उन्हें लिविंग सेल प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन फंक्शन सिर्फ करते हैं माइल्ड फिजियोलॉजिकल कंडीशन में, जैसे बॉडी टेम्परेचर और न्यूट्रल पीएच चाहिए होती है। इनको हम बायो कैटलिस्ट भी कहते हैं बिकॉज दे आर बायोलॉजिकल इन ओरिजिन एंड फंक्शन एज अ कैटलिस्ट बाय स्पीडिंग अप रिएक्शन विदाउट देमसेल्फ बीइंग परमानेंटली अल्टर्ड। क्वेश्चन 2 है हाउ डज एंजाइम वर्क। एंजाइम काम करते हैं बाइंडिंग टू सबस्ट्रेट टू फॉर्म एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। दैट्स ये हमारा एंजाइम है, ये हमारा सबस्ट्रेट है, तो सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ जुड़ के एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाता है, यहाँ पे रिएक्शन होता है और बाद में एंजाइम वैसे का वैसे ही रह जाता है, और जो सबस्ट्रेट है जिसे हम रिएक्टेंट भी कहते हैं वो प्रोडक्ट में तब्दील हो जाता है। ये लोअर कर देता है एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट और फैसिलिटेट करता है कन्वर्जन ऑफ सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट्स। आफ्टर द रिएक्शन एंजाइम इज रिलीज अनचेंज एंड कैन बी रीयूज्ड। रिएक्शन के बाद ये एंजाइम दोबारा नए सबस्ट्रेट के लिए यूज हो सकते हैं, इनमें कोई तब्दीली पैदा नहीं होती। एग्जाम्पल तो लेते हैं सुक्रोज ब्रेक डाउन सुक्रोज इनटू ग्लूकोज एंड फ्रूक्टोज। एंजाइम काम करते हैं by providing the active site where the substrate binds, forming a enzyme substrate complex, enzyme substrate complex. This binding lower the activation energy of the reaction, इससे activation energy of reaction कम हो जाती है, ये facilitate कर देता है conversion of substrate into products। competitive और non competitive enzyme inhibition में differentiate करेंगे। competitive inhibition इसमें inhibitor जो होता है वो बाइंड हो जाता है एक्टिव साइट के साथ, ये हमारी एक्टिव साइट है, ये एंजाइम उसके साथ खुद जाके जुड़ जाता है, जिससे हमारा सबस्ट्रेट है उसके साथ जुड़ ही नहीं पाता। प्रिवेंट द सबस्ट्रेट फ्रॉम द बाइंडिंग देयर। ये हम देख सकते हैं ये सबस्ट्रेट था और ये इनहिबिटर था, तो सबस्ट्रेट की जगह इनहिबिटर जाकर उधर जुड़ जाता है, जिससे सबस्ट्रेट जाकर जुड़ नहीं पाता और रिएक्शन नहीं हो पाता, इसे कहते हैं कम्पिटेटिव। नॉन कम्पिटेटिव कहता है इनहिबिटर बाइंड द सेकेंडरी साइड, यहाँ पे सेकेंडरी साइड होती है वहाँ पे इनहिबिटर जाकर जुड़ जाता है, ये चेंज कर देता है शेप ऑफ एक्टिव साइड। ये साइड की शेप है, देखिए पहले साइड की शेप थी ऐसी गोल, जिसमें ये गोल वाला आगे फिट हो सकता था, लेकिन जैसे ही नॉन कम्पिटेटिव एंजाइम आया उसने साइड की शेप भी चेंज कर दी, जिससे सबस्ट्रेट अब उसके साथ बाइंड ही नहीं हो सकता। तो कम्पिटेटिव इनहिबिशन में होता है इनहिबिटर रिजेंबल करता है सबस्ट्रेट से एंड कम्पीट द एक्टिव साइड, द इफेक्ट कैन बी ओवरकम बाय इंक्रीजिंग सबस्ट्रेट। तो सबस्ट्रेट को अगर बढ़ा दिया जाए तो इस इफेक्ट को ओवरकम किया जा सकता है। एग्जांपल है मैनोलेट इनहिबिट्स सुसिनेट डिहाइड्रोजेनेस। और नॉन कम्पिटेटिव इनहिबिशन में द इनहिबिटर बाइंड द साइड अदर देन एक्टिव साइड, जिसे हम एलोस्टेटिक साइड कहते हैं, चेंजिंग द एंजाइम शेप, जिसे एंजाइम की शेप ही चेंज कर देता है, तो रिड्यूस कर देता है इस एक्टिविटी। द इफेक्ट कैन बी ओवरकम बाय एडिंग मोर सबस्ट्रेट। हैवी मेटल जैसे कि मरकरी इनहेबिट एंजाइम बाय बाइंडिंग टू थियोल ग्रुप। तो कॉम्प्लिकेटिव इनहेबिट साइड के साथ बाइंड होता है, लेकिन नॉन कॉम्पिटेटिव अदर देन द एक्टिव साइड, जिसे हम एलोस्टेटिक साइड कहते हैं। स्ट्रक्चर सिमिलरिटी इनहिबिटर आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर टू द सबस्ट्रेट, ये सबस्ट्रेट से इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल मिलता जुलता है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इफेक्ट ऑन वी मैक्स डज नॉट चेंज वी मैक्स मैक्सिमम रिएक्शन रेट विद हाई सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, इफेक्ट कैन बी ओवरकम। तो ये डिक्रीज कर देता है मैक्सिमम रिएक्शन रेट, इसके इफेक्ट भी कम किए जा सकते हैं मोर सबस्ट्रेट को ऐड करके। इफेक्ट ऑफ KM माइकल कांस्टेंट, इसको इंक्रीज कर देता है, इसका मतलब है कि एंजाइम अपरेंट अफिनिटी फॉर द सबस्ट्रेट डिक्रीज, डज नॉट चेंज K maximum, एंजाइम अफिनिटी फॉर द सबस्ट्रेट रिमेन द सेम। Mechanism compete directly with the substrate for the active site and alter the 3D shape of enzyme including the active site and making it less effective. Assessment 15.4 ट्राइग्लाइसराइड क्या है, इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करें। ट्राइग्लाइसराइड ये मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है बॉडी फैट इन एनिमल एंड वेजिटेबल फैट इन प्लांट्स, दे आर टाइप ऑफ लिपिड। ये बनते हैं बाय द एस्टरिफिकेशन ऑफ 1 molecule ऑफ ग्लाइसरॉल विद 3 molecule ऑफ फैटी एसिड। तो ट्राइग्लाइसराइड या ट्राई काइल ग्लाइसरॉल आर द एस्टर्स derived from glycerol and 3 fatty acid molecule। इसे कंपोनेंट देते हैं ग्लाइसरॉल होते हैं C3H8O3, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल है 3 OH ग्रुप्स, और साथ में फैटी एसिड होते हैं लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन विद द कार्बोक्सिलिक ग्रुप एट वन एंड एंड पाल्मेटिक एसिड ओलिक एसिड एज अ एग्जांपल। फॉर्मेशन बनते कैसे हैं, ये बनते हैं कंडेंसेशन रिएक्शन से, डिहाइड्रेशन सिंथेसिस, जिसमें 3 वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होते हैं एज एस्टर लिंकेज फॉर्म, जिसमें ग्लाइसरॉल और 3 फैटी एसिड आपस में मिलकर ट्राइग्लिसराइड और 3 वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होते हैं। ये ग्लाइसरॉल का स्ट्रक्चर देख सकते हैं, 3 फैटी एसिड ग्लाइसरॉल के साथ अटैच होते हैं, तो ये है इसका स्ट्रक्चर। तो ट्राइग्लिसराइड मीन ग्लाइसरॉल प्लस 3 फैटी एसिड। इजी आंसर, ट्राइग्लिसराइड ये सिंपल लिपिड्स होते हैं जो एस्टरिफिकेशन ऑफ ग्लाइसरॉल से बनते हैं विद 3 फैटी एसिड मॉलिक्यूल। दे आर मेन स्टोरेज फ्रॉम फॉर्म ऑफ फैट इन एनिमल एंड प्रोवाइड एनर्जी अपॉन ऑक्सीडेशन। इसका एक छोटा सा स्ट्रक्चर भी है, आप ये स्ट्रक्चर बना ले तो ज़्यादा बेहतर है। तो ट्राइग्लिसराइड आर लिपिड मॉलिक्यूल कंपोज ऑफ 1 ऑफ ग्लाइसरॉल मॉलिक्यूल esterified with 3 fatty acid molecule. Their general structure consists of a glycerol backbone with 3 fatty acid chain attached by ester linkage. 15.5 question number 1 structural component of DNA and RNA. DNA deoxyribonucleic acid और RNA ribonucleic acid are nucleic acid which are polymers of nucleotides. And nucleotide is composed of 3 parts. एक है नाइट्रोजन बेस, एक है पेंटोज शुगर 5 कार्बन शुगर और एक है फास्फेट ग्रुप। स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं फास्फेट ग्रुप, ये फास्फेट ग्रुप है, साथ में पेंटोज शुगर, ये पेंटोज शुगर है, फिर है नाइट्रोजन बेस और ये आपकी है नाइट्रोजन बेस।
स्ट्रक्चर ऑफ कंपोनेंट ऑफ बोथ डीएनए आरएनए क्या होते हैं? न्यूक्लियोटाइड। तो हर न्यूक्लियोटाइड के 3 पार्ट्स होते हैं, नाइट्रोजन बेस, पेंटोज शुगर और फॉस्फेट ग्रुप। नाइट्रोजन बेस में एडिनाइन, गुनाइन, साइटोसाइन, थमाइन इन डीएनए, और एडिनाइन, गुनाइन, साइटोसाइन एंड यूरिसिल होता है आरएनए में। ये इसका शॉर्ट आंसर है। विच टाइप ऑफ शुगर इज प्रेजेंट इन डीएनए? तो पेंटोज शुगर, जैसा डायग्राम में देखे हैं कि पेंटोज शुगर ये प्रेजेंट होती है डीएनए में। इट हैज वन ऑक्सीजन एटम लेस एट C2 पोजीशन कंपेयर टू राइबोज, मेकिंग डीएनए मोर केमिकली स्टेबल। क्वेश्चन थी व्हाट इज द शुगर यूनिट इन डीएनए? The sugar unit in DNA is 2-deoxyribose. It is 5-carbon sugar with formula C5H10O4 and form a part of a nucleotide backbone along the phosphate. तो DNA में deoxyribose sugar होती है और राइबोज न्यूक्लिक एसिड कंटेन इन राइबोज शुगर, और आरएनए में राइबोज शुगर होती है। डी इन डीएनए ये स्टैंड होता है डीऑक्सीराइबो, शुगर होगी डीऑक्सीराइबोज। स्ट्रक्चरल डिफरेंस, डीऑक्सीराइबोज इज सिमिलर टू राइबोज बट लैक एन ऑक्सीजन एटम इन 2 कार्बन ऑफ द शुगर रिंग। इसी स्मॉल डिफरेंस से डीएनए केमिकली ज़्यादा स्टेबल होता है। तो डीएनए के अंदर डीऑक्सीराइबोज और आरएनए के अंदर राइबोज शुगर होती है। तो शुगर प्रेजेंट इन डीएनए इज डीऑक्सीराइबोज और राइबोज शुगर में देखें पॉइंट टू पे राइबोज में यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है। तो डीऑक्सीराइबोज शुगर जिसे पेंटोज शुगर भी कहते हैं, जिसका फार्मूला C5H10O4, और इसी ऑक्सीजन के नाम मौजूद होने की वजह से डीऑक्सीराइबोज पेंटोज शुगर ज़्यादा स्टेबल होती है। और आरएनए में राइबोज शुगर होता है, 2 पे OH ग्रुप है, ये मोर रिएक्टिव होती है। ये इसीलिए सूटेबल भी है फॉर इट्स रोल एज शॉर्ट लिव मैसेंजर एंड कैटलिस्ट। Assessment 15.6 Biological significance of minerals. Minerals are essential for growth, repair, proper body functioning. They are component of bone, teeth, hemoglobin, enzyme, and hormone. They regulate nerve conduction, muscle contraction, maintain fluid balance. Example ले iron in hemoglobin, facilitate oxygen transport. मिनरल्स बोन और टूथ फॉर्मेशन में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, नर्व फंक्शन में, मसल कंट्रैक्शन में, इसकी यार एग्जांपल भी दी हुई है। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में जैसे होमोग्लोबिन है, एंजाइम को फैक्टर में जिसमें जिंक, मैग्नीशियम, कॉपर, सेलेनियम शामिल है, फ्लूइड बैलेंस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर जिसमें सोडियम और क्लोराइड है। तो मिनरल्स आर बायोलॉजिकली सिग्निफिकेंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी डिटेल आंसर भी देख सकते हैं। क्वेश्चन 2 में है कि डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम और फास्फोरस से क्या होगा? इससे हमारी बोन वीक हो जाएंगी, टीथ वीक हो जाएंगे, कॉजिंग रिकेट्स इन चिल्ड्रन, ऑस्टियोपोरोसिस इन एडल्ट्स। इट कैन आल्सो इंपेयर मसल कंट्रैक्शन, स्लो ब्लड क्लोटिंग एज कैल्शियम इज रिक्वायर्ड फॉर क्लोटिंग फैक्टर। क्योंकि 99% ऑफ बॉडी कैल्शियम और 85% फास्फोरस ये हमारी बोन और टीथ में पाई जाती हैं। कैल्शियम की डेफिशिएंसी से कहते हैं हाइपोकैल्सीमिया। चिल्ड्रन में इसे रिकेट्स हो जाती हैं, डिजीज कैरेक्टराइज्ड बाय सॉफ्ट, वीक एंड डिफॉर्म बोन्स। अडल्ट में ऑस्टियोमेलेसिया हो जाता है, बोन्स हमारी नरम पड़ जाती हैं, और ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, रिडक्शन इन बोन डेंसिटी मेकिंग बोन्स ब्रिटल एंड प्रोन टू फ्रैक्चर। और अदर फैक्टर में कैन कॉज मसल क्रैम्प्स, इरेगुलर हार्ट बीट एंड पुअर ब्लड क्लोटिंग। डेफिशिएंसी ऑफ फास्फोरस कहते हैं हाइपोफॉस्फेटीमिया। बोन वीकनेस हो जाती है, लाइक कैल्शियम फास्फोरस डेफिशिएंसी कैन कंट्रीब्यूट टू रिकेट्स एंड ऑस्टियोमेलेसिया। मसल वीकनेस हो जाती है, लीड टू जनरल फटीग एंड मसल वीकनेस। सेलुलर डिस्फंक्शन रहते हैं, अफेक्ट एनर्जी मेटाबॉलिज्म सिंस फास्फोरस इज अ की कंपोनेंट ऑफ एटीपी जिसे कहते हैं एडिनोसाइन और ट्राइफॉस्फेट, द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, उसका की कंपोनेंट है फास्फोरस। कैल्शियम फास्फोरस दोनों क्लोजली रिलेट करते हैं। हीमोस्टेसिस इज डायरेक्टली रेगुलेटेड बाय हार्मोन्स लाइक पैराथायरॉइड हार्मोन P, TH एंड विटामिन D। अ डेफिशिएंसी वन कैन इंपेयर द फंक्शन ऑफ अदर। अगर एक ही भी डेफिशिएंसी हो कैल्शियम की या फास्फोरस की, तो दूसरे को भी इफेक्ट कर देगी। विदाउट एडिक्वेट फास्फोरस कैल्शियम कैन नॉट बी प्रॉपर्ली मिनरलाइज इनटू द बोन, लीडिंग शॉर्ट बोन डिस्पाइट सफिशिएंट कैल्शियम इंटेक। थर्ड है इंपॉर्टेंस ऑफ जिंक मिनरल। जिंक इज क्रूशियल फॉर एंजाइम एक्टिविटीज, वाउंड हीलिंग एंड इम्यून सिस्टम फंक्शन, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड टेस्ट perception. Deficiency can cause delay growth, hair loss and increase susceptibility to infections. जिंक बहुत ही वाइटल ट्रेस एलिमेंट है, तकरीबन उसे 300 एंजाइम की एक्टिविटी के लिए जरूरत होता है। तो इसका मेन फंक्शन है कि एंजाइम हमारी बॉडी में एंजाइम फंक्शन क्रूशियल को फैक्टर है, इम्यून सिस्टम के लिए बहुत जरूरी है, वाउंड हीलिंग के लिए बहुत जरूरी है, ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए और सेंस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल के लिए जिंक रिक्वायर्ड होता है। जिंक इज क्रिटिकली इंपॉर्टेंट एज एंजाइम को फैक्टर फॉर सेल ग्रोथ एंड डिवीजन, फॉर द रिबस्ट इम्यून रिस्पॉन्स, वाउंड हीलिंग एंड फॉर द प्रॉपर फंक्शन ऑफ टेस्ट एंड स्मेल। सिर्फ छोटी सी अमाउंट ऑफ जिंक इन्वॉल्व होती है तकरीबन तमाम एस्पेक्ट ऑफ सेल्स बायोलॉजी में। ये स्टेबलाइज करता है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को, डीएनए को, और डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है कैटालिटिक मैकेनिज्म ऑफ मेनी एंजाइम। एमसीक्यूज नंबर 1, विच कार्बोहाइड्रेट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ क्विक एनर्जी इन द बॉडी? तो क्विक एनर्जी सोर्स इन द बॉडी होता है हमारे पास ऑप्शन सी ग्लूकोज। तो ग्लूकोज एक मोनोसेक्राइड है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म है शुगर की दैट कैन बी डायरेक्टली यूज बाय द सेल, क्योंकि ये ब्लड स्ट्रीम में डायरेक्टली अब्जॉर्ब हो जाता है और इमीडिएटली ग्लाइकोलाइसिस को बिगिन कर देता है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा सी ग्लूकोज। एमसी नंबर 2, विच इज द मेन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ प्लांट सेल वॉल? प्लांट सेल वॉल का मेन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होता है सेलुलोज। सेलुलोज ए पॉलीसेकेराइड मेड ऑफ बीटा ग्लूकोज यूनिट। दिस इज द लीनियर पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। ये लिंक्ड होता है बाय बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। These chain form strong microfibrils that are embedded in a mixture of other polymers. So cellulose is our correct option. MC नंबर 3, कौन सा अमाइनो एसिड है जो हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर सकती? तो इनमें से हमारी बॉडी लाइसाइन,
को सिंथेसाइज नहीं कर सकती। इनको हम कहते हैं एसेंशियल अमाइनो एसिड, जिनकी टाइप्स यहाँ पे दी गई हैं। इनमें एक है लेसाइन। तो लेसाइन इज वन ऑफ द 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड दैट मस्ट बी इंक्लूडेड इन आवर डाइट। हमारी बॉडी खुद इनको सिंथेसाइज नहीं कर सकती। एमसी नंबर 4, एंजाइम आर प्राइमरली कंपोज्ड ऑफ। तो एंजाइम बने होते हैं नॉर्मली प्रोटीन्स के, ऑप्शन सी। तो एंजाइम एक बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं जो स्पीड अप कर देते हैं बायोकेमिकल रिएक्शंस। और प्रोटीन पॉलीमर होते हैं अमाइनो एसिड के दैट कैन फोल्ड इनटू 3D शेप अलोइंग फॉर स्पेसिफिक फंक्शन लाइक कैटालाइसिस। इसी स्पेसिफिक 3D शेप में एक्टिव साइट होती है जिसमें सब्सट्रेट बाइंड होता है और एक्शन को कैटालाइज कर देता है। तो हमारा फाइनल होगा ऑप्शन सी, प्रोटीन। एमसी नंबर 5, विच लिपिड इज मेजर कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। वो है फास्फोलिपिड्स। फास्फोलिपिड कंपोज ऑफ अ ग्लाइसरॉल बैकबोन, 2 फैटी एसिड, हाइड्रोफोबिक है, एंड फास्फेट कंटेनिंग हेड ग्रुप, जिसकी वजह से ये हाइड्रोफोबिक है। और इसी हाइड्रोफोबिक हेड होने की वजह से और हाइड्रोफोबिक टेल होने की वजह से अलाउ इट टू सपोर्टेंटली फॉर्म अ स्टेबल बाई लेयर इन वाटर विद द हील द फेसिंग द वाटर एंड टेल फेसिंग इनवर्ड। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, फास्फोलिपिड्स। 6 है, आरएनए डिफरेंट फ्रॉम डीएनए इन दैट आरएनए के अंदर होती है यूरिसिल, डीएनए में होती है एडिनाइन, थमाइन, गुनाइन एंड साइटोसाइन, जबकि आरएनए में होती है एडिनाइन, गुनाइन और साइटोसाइन, लेकिन थमाइन की जगह इसमें आ जाता है यूरिसिल। और आरएनए में यूरिसिल होता है इंस्टेड ऑफ थमाइन। बोथ यू एंड टी बेस पेयर विद एडिनाइन। तो 3 मेन डिफरेंसेस होती हैं। आरएनए के अंदर राइबोस शुगर होता है, सिंगल स्ट्रैंड होता है, और इसके अंदर यूरिसिल होता है इंस्टेड ऑफ थमाइन। तो करेक्ट ऑप्शन होगा यूरिसिल, ऑप्शन सी। 7 है, विच मिनरल इज एसेंशियल फॉर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट इन ब्लड। तो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट इन ब्लड के लिए आयरन सबसे ज्यादा एसेंशियल होता है। होमोग्लोबिन, ये प्रोटीन है रेड ब्लड सेल दैट कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग टू टिश्यू। तो हीमोग्रुप एंड आयरन कंटेनिंग प्रोस्थेटिक ग्रुप embedded within each subunit of the hemoglobin protein. So Fe+2 ion in hemogroup of hemoglobin is the direct binding site for oxygen. इसलिए correct option B होगा iron. The hemogroup in hemoglobin contain an iron ion Fe+2 in its center. Oxygen molecule bind reversibly to this iron atom. MC नंबर 8 है competitive inhibitor of enzymes. तो competitive inhibitor जो होते हैं वो एक्टिव साइट के साथ बाइंड कर जाते हैं। एक्टिव साइट के साथ वो खुद बाइंड कर जाते हैं, जिस वजह से सब्सट्रेट रिएक्टेंट उस एंजाइम के साथ बाइंड नहीं हो पाता। इसमें एक्टिव साइट होती है जहाँ पे सब्सट्रेट ने बाइंड होना होता है, वहाँ पे कम्पिटिटिव इनहिबिटर खुद बाइंड हो जाते हैं। कम्पिटिटिव से मतलब है कम्पिटिटिव इम्प्लाई डायरेक्ट कंपटीशन फॉर द स्पेसिफिक साइट। इनहिबिटर compete with the substrate for access to the active site. If the inhibitor is bound, the substrate cannot bind and the reaction is halted. तो फाइनल आंसर होगा bind to the active site. Competitive inhibitor mix with the substrate and block the active site. Answer number 9. What is true about enzymes? They lower the activation energy of the reaction. एंजाइम जो होते हैं लोअर कर देते हैं एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द एंजाइम सब्सट्रेट्स एंड सेपरेट द स्पीड ऑफ रिएक्शन बाय लोअरिंग एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट बीइंग कंज्यूम्ड। तो यही फंडामेंटल डेफिनेशन है कैटलिस्ट की। एंजाइम एक बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं, ये अल्टरनेटिव पाथवे प्रोवाइड करते हैं रिएक्शन को बाय लोअरिंग द एनर्जी बैरियर। एंजाइम वर्क बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी विच इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द रिएक्शन। तो अब फाइनल आंसर बी, लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्टर। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन हेक्सोज इज 6। हेक्स स्टैंड फॉर 6। हेक्स का मतलब होता है 6 कार्बन। एग्जाम्पल में ग्लूकोज, फ्रूटोज, गैलेक्टोज। ये प्रीफिक्स होता है, ये नंबर ऑफ कार्बन एटम को शो करता है, और यहाँ पे प्रीफिक्स हेक्स है जिसका मतलब है 6। करेक्ट ऑप्शन होगा 6। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन का सोल्यूशन। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1, डिस्क्राइब द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। यहाँ पे आप देख सकते हैं मुख्तलिफ अमाइनो एसिड के सीक्वेंस आपस में मिल के प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ बना रहे हैं। यहाँ भी आप देख सकते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर जिसमें अमाइनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू मिल के प्रोटीन बना रहे हैं। इसी तरह मुख्तलिफ अमाइनो एसिड आपस में पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं और एक स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बना देते हैं। ये प्राइमरी स्ट्रक्चर इज द मोस्ट फंडामेंटल लेवल ऑफ प्रोटीन ऑर्गेनाइजेशन। ये में शो करता है कि कैसे लीनियर सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड, बहुत सारे अमाइनो एसिड सीक्वेंस में मिलते हैं इन पॉलीपेप्टाइड चेन। अमाइनो एसिड आर लिंक टुगेदर, अमाइनो एसिड आपस में जुड़े होते हैं बाय स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड, और उन स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड को कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड्स। यहाँ देख सकते हैं पेप्टाइड बॉन्ड तमाम अमाइनो एसिड को आपस में जोड़ते हैं और प्रोटीन बनाते हैं। प्रोटीन एक पॉलीमर होते हैं और उनके मोनोमर जो होते हैं वो अमाइनो एसिड होते हैं, और हर अमाइनो एसिड का जो सेंट्रल एटम होता है वो कार्बन एटम होता है, वो बॉन्डेड होता है टू एन अमाइनो ग्रुप एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप, साथ में हाइड्रोजन एटम एंड अ यूनिक साइड चेन आर ग्रुप। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा अमाइनो ग्रुप है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और साथ में वेरिएबल ग्रुप है आर चेन, और सेंट्रल एटम हमारे पास है कार्बन। अमाइन, कार्बोक्सिलिक एसिड, वेरिएबल ग्रुप आर, सेंट्रल एटम कार्बन और एक हाइड्रोजन। फिर फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड होता है। पेप्टाइड बॉन्ड इज फॉर्म थ्रू डिहाइड्रेशन सिंथेसिस, जिसको हम कंडेंसेशन रिएक्शन कहते हैं, जिसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप और अमाइनो एसिड आपस में रिएक्ट करके एक वाटर मॉलिक्यूल को रिलीज कर देते हैं। एक अमाइनो एसिड और दूसरा अमाइनो एसिड आपस में रिएक्ट करके ये पेप्टाइड बॉन्ड बना रहे हैं, और साथ में OH और H मॉलिक्यूल मिलके वाटर मॉलिक्यूल रिलीज कर रहे हैं। ये है फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड।
तो रिजल्टिंग चेन बनती है अमाइनो एसिड की लिंक बाय पेप्टाइड बॉन्ड इन द प्राइमरी स्ट्रक्चर, जिसमें एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड के साथ मिलकर पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, डाईपेप्टाइड मॉलिक्यूल, और साथ में वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करता है. So the primary structure of protein is unique linear sequence of amino acid joined together by peptide bonds. This sequence is genetically determined and dictate all higher level of protein foldings. Question number 2. What is the role of dietary fiber in health? जैसे हम जानते हैं dietary fiber ये indigestible कार्बोहाइड्रेट होते हैं. Add bulk to food. ये प्रमोट करते हैं bowel movement को, रिड्यूस करते हैं कॉन्स्टिपेशन को और इंप्रूव करते हैं डाइजेशन को. इट बाइंड टू ऑल बाइल सॉल्ट कैलेस्ट्रोल एंड लोवरिंग द LDL कैलेस्ट्रोल एंड कार्डियोवास्कुलर रिस्क. इसके अलावा ये ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन को भी स्लो कर देते हैं, तो ये हेल्प करते हैं कंट्रोल करने में ब्लड शुगर और रिड्यूस करते हैं डायबिटिक रिस्क को. और डाइटरी फाइबर की कॉमन एग्जांपल है सेलुलोज, इज अ कॉमन एग्जांपल. तो डाइटरी फाइबर कंसिस्ट करते हैं इनडाइजेस्टिबल कार्बोहाइड्रेट जो प्राइमरी कंपोज होते हैं प्लांट सेल वॉल, जिसमें है सेलुलोज और दूसरी एग्जांपल है हेमी सेलुलोज या पैक्टाइन. इसको क्लासीफाई किया जाता है सॉल्युबल या डिसॉल्व इन वाटर और इनसॉल्युबल डज नॉट डिसॉल्व इन वाटर. ये प्रमोट करते हैं डाइजेस्टिव हेल्थ को, जैसे कि इनसॉल्युबल फाइबर फाउंड होते हैं होल ग्रेन में, वेजिटेबल्स में. ऐड ब्लड टू स्टूल, एक्सेलरेट इट पैसेज थ्रू द इंटेस्टाइन एंड प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन एंड प्रमोट रेगुलरिटी. सेकंड है रेगुलेट करते हैं ब्लड शुगर लेवल को, जैसे शुगर सॉल्युबल फाइबर ये फाउंड होते हैं ओट्स, बीन्स और एप्पल में. ये फॉर्म करते हैं जेल इन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट विच स्लो डाउन द अब्जॉर्प्शन ऑफ शुगर, जिससे शुगर की अब्जॉर्प्शन कम स्लो हो जाती है. ये प्रिवेंट करते हैं शार्प स्पाइक्स इन ब्लड ग्लूकोज एंड इंसुलिन लेवल्स, जिससे ब्लड शुगर लेवल हमारी कंट्रोल में रहती है. थर्ड है स्पोर्ट हार्ट हेल्थ. सॉल्युबल फाइबर कैन बाइंड टू बाइल एसिड जो बने होते हैं कोलेस्ट्रॉल के इन द इंटेस्टाइन एंड रिमूव करते हैं फ्रॉम द बॉडी. ये लीवर को फोर्स करते हैं कि वो ज्यादा कोलेस्ट्रॉल को यूज करे और ज्यादा नए बाइल एसिड बनाए, देर बाय लोवरिंग ब्लड LDL बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल. जब लीवर हमारा ज्यादा कोलेस्ट्रॉल लेवल यूज करेगा तो जो बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल है उनको हमारे ब्लड में वो कम हो जाएंगे. aids in weight management. High fiber food are more filling and take longer to eat, which promote feeling of satiety जिसे कहते हैं fullness and help to reduce overall calorie intake. जिसे हम खाना में कैलोरी की इंटेक कम कर देते हैं और हमारी वेट मैनेजमेंट भी हो जाती है. इसी आंसर को शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं. क्वेश्चन 3 है एक्सप्लेन करें कैसे टेम्परेचर इफेक्ट करता है एंजाइम की एक्टिविटी को. एंजाइम एक्टिविटी इंक्रीज विद टेम्परेचर अप टू ऑप्टिमम अराउंड 37 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर ह्यूमंस. एंजाइम एक्टिविटी टेम्परेचर इंक्रीज होने से खास लेवल तक वो इंक्रीज होता है, तो ह्यूमन में इसका लेवल है 37 डिग्री सेंटीग्रेड ड्यू टू इंक्रीज मॉलिक्यूलर कोलिजन. बियॉन्ड दिस इस ऑप्टिमम टेम्परेचर के बाद एंजाइम डी नेचर हो जाते हैं एज हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं, लूजिंग देयर 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर एंड एक्टिव साइड शेप. तो अपने 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को लूज कर देते हैं, एक्टिव साइड शेप लूज कर देते हैं, लीडिंग टू परमानेंट लॉस ऑफ एक्टिविटी. और जब वो डी नेचर हो जाते हैं तो एक्टिविटी परमानेंटली लॉस हो जाती है. अब यहाँ देख सकते हैं जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ रही है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ रही है. 37 डिग्री सेंटीग्रेड के राउंड अबाउट एंजाइम का ऑप्टिमम टेम्परेचर आ गया, यहाँ पे एक्टिविटी मैक्सिमम हो गई है. उसके बाद टेम्परेचर इंक्रीज होने के बाद हमारे एंजाइम डी नेचर हो जाते हैं और एक खास टेम्परेचर पर जाकर वो प्यूरी तरह डी नेचर हो जाती है और एंजाइम की एक्टिविटी स्टॉप हो जाती है. वही चीज़ आप देख सकते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज होने से इंक्रीज हुई है एंजाइम की एक्टिविटी, एक ऑप्टिमम टेम्परेचर तक मैक्सिमम हुई है. उसके बाद टेम्परेचर इंक्रीज होने से एंजाइम की एक्टिविटी कम हो गई है क्योंकि डी नेचरिंग होनी शुरू हो गई है. और एक वक्त वो आया कि हमारे एंजाइम पूरी तरह डी नेचर हो गए हैं तो एंजाइम एक्टिविटी खत्म हो गई है. इसी चीज़ को हमने यहाँ पे इस ग्राफ में भी एक्सप्लेन किया है. और यहाँ भी आप देख सकते हैं 37 डिग्री सेंटीग्रेड ऑप्टिमम टेम्परेचर में मैक्सिमम एक्टिविटी है, उससे कम और उससे ज़्यादा एक्टिविटी में फॉल है. लो टेम्परेचर पे मॉलिक्यूल स्लोली मूव करते हैं, बहुत कम कोलिजन होती है जिसको से रिएक्शन रेट कम हो जाता है. जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज कर जाते हैं काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है. एंजाइम सेपरेट मॉलिक्यूल मूव फास्टर एंड कोलाइड मोर फ्रीक्वेंटली मोर एनर्जेटिकली, रैपिड इंक्रीज इन रिएक्शन रेट अप टू ऑप्टिमम टेम्परेचर. बियॉन्ड द ऑप्टिमम टेम्परेचर एंजाइम मॉलिक्यूल बिकम वायलेंट, हाइड्रोजन की जो वीक बॉन्ड होती हैं वो टूट जाते हैं, एंजाइम डी नेचर हो जाते हैं, वो अपनी शेप को लूज कर जाते हैं और एक्टिव साइड डिस्ट्रॉय हो जाती है, जिससे शार्प डिक्रीज इन एक्टिविटी आती है. इसी वजह से इंसानों में जो हाई फीवर है वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होता है. ये इंसान की बॉडी के जो क्रिटिकल एंजाइम है उनको डी नेचर कर देता है. क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ होमोग्लोबिन. होमोग्लोबिन ट्रांसफर करते हैं ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू टिश्यू एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम टिश्यू टू लंग्स. आयरन इन होम्यो ग्रुप बाइंड करता है ऑक्सीजन को रिवर्सिबली और ये बनाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन. इट आल्सो हेल्प टू मेंटेन ब्लड pH बाय बाइंडिंग CO2 as carb amino homoglobin. तो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू टिश्यू एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द रिवर्स डायरेक्शन. और साथ में असिस्टिंग करना इन एसिड बेस रेगुलेशन बाय एलिमिनेटिंग CO2 इन द लंग्स एंड बाय बफरिंग एक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन. तो होमोग्लोबिन हमारा एक आयरन कंटेनिंग प्रोटीन होता है फाउंड इन रेड ब्लड सेल जिसे हम कहते हैं एरिथ्रोसाइट्स. इसका क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है विद 4 सब यूनिट ईच कंटेनिंग अ हीमो ग्रुप विद आयरन एटम Fe+2. यहाँ पे आप इसका स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं, 4 सब ग्रुप है, इसमें सब में आयरन या हीम ग्रुप मौजूद है. यहाँ देखते हैं Fe+2. ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू बॉडी टिश्यू, ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं,
जब बॉडी के टिश्यू में ऑक्सीजन कंसंट्रेशन कम हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन को हाई हो जाती है, तो होमोग्लोबिन अंडरगो करते हैं कन्फर्मेशन चेंज दैट डिक्रीज इट अफिनिटी फॉर ऑक्सीजन, जिस वजह से ऑक्सीजन को वो रिलीज करते हैं जो सेल को रेस्पिरेशन के लिए जरूरत होती है। ये कार्बन डाइऑक्साइड को भी ट्रांसपोर्ट करते हैं। होमोग्लोबिन हेल्प करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म फ्रॉम द टिश्यू बैक टू द लंग्स। फिर बफरिंग एक्शन करते हैं। ये मेंटेन करते हैं पीएच ऑफ द ब्लड बाय बाइंडिंग द एक्सेस हाइड्रोजन आयंस एंड जनरेट फ्रॉम CO2 कन्वर्जन। CO2 कन्वर्जन से जो एसएस हाइड्रोजन आयन पैदा हुए हैं उनको अपने साथ बाइंड कर लेते हैं और पीएच को मेंटेन रखते हैं। लंग्स के अंदर होमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अपने अंदर अब्जॉर्ब करके HbO2 होल 4 बना देते हैं, इसे कहते हैं ऑक्सी होमोग्लोबिन, और टिश्यू में जाके यही ऑक्सीजन वो रिलीज कर देते हैं, जिसे कहते हैं डीऑक्सी होमोग्लोबिन। क्वेश्चन 5 है डिफरेंशिएट करें बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। सैचुरेटेड फैटी एसिड में कोई डबल बॉन्ड नहीं होता, अनसैचुरेटेड में 1 या मोर डबल बॉन्ड होते हैं। शेप या स्टेट चेंज होती हैं, ये नीच चेंज होते हैं ड्यू टू डबल बॉन्ड। स्टेट एंड रूम टेम्परेचर, सैचुरेटेड फैटी एसिड सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, जबकि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड लिक्विड होते हैं। सोर्सेज है एनिमल फैट, बटर या लॉर्ड, और इसके सोर्सेज है प्लांट ऑयल जिसमें ओलिव ऑयल है, सनफ्लावर ऑयल शामिल है। हेल्थ इंपैक्ट मे इंक्रीज LDL कोलेस्ट्रॉल, तो सैचुरेटेड फैटी एसिड खाने से हमारा कोलेस्ट्रॉल के LDL लेवल इंक्रीज हो सकता है, जबकि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड खाने से हमारा लोअर हो जाता है LDL लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल। तो सैचुरेटेड का मतलब है इसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं होता। अनसैचुरेटेड मतलब इसके अंदर 1 या मोर डबल बॉन्ड होते हैं। एग्जाम्पल ये टिपिकली सॉलिड होती हैं, बटर, लॉर्ड, कोकोनट ऑयल, तो ये टिपिकली लिक्विड फॉर्म में होते हैं, ओलिव ऑयल, कोनोला ऑयल, फिश ऑयल। मालिकुलर शेप स्ट्रेट होते हैं, लीनियर चेंज होती है, डेट कैन पैक टाइटली टुगेदर, और ये निक्ड और बेंड होते हैं एट डबल बॉन्ड, स्पेशली सिस बॉन्ड प्रिवेंटिंग टाइट पैकिंग। ये इंक्रीज कर सकते हैं LDL बैड कोलेस्ट्रॉल और हाई रिस्क ऑफ हाई डिजीजेज, और ये जनरली एसोसिएटेड विद लोअरिंग LDL कोलेस्ट्रॉल, तो रिड्यूस करते हैं रिस्क ऑफ हार्ट डिजीजेज। मैनी एनिमल फैट जैसे मीट, डायट्री, सब ट्रॉपिकल ऑयल जैसे पाम ऑयल, कोकोनट ऑयल इस एग्जाम्पल है, जबकि मैनी प्लांट ऑयल जैसे नट, सीड, एवोकाडो, ओमेगा 3 आर फाउंड इन फैटी फिश। क्वेश्चन 6 है व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ RNA। RNA का मेन फंक्शन होता है प्रोटीन को सिंथेसाइज करना। RNA कैरी करता है जेनेटिक कोड फ्रॉम DNA टू राइबोसोम्स, और tRNA बाइंड करता है अमीनो एसिड कोड टू राइबोसोम्स, और RNA फॉर्म करता है पार्ट ऑफ राइबोसोम फॉर पॉलीपेप्टाइड असेंबली। RNA राइबोन्यूक्लियोसाइड, लेकिन ये एसिड DNA से थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है, इसमें सिंगल स्ट्रैंड होता है और इसके अंदर होती है राइबो शुगर, और इसके अंदर होता है यूरिसिल इंस्टेड ऑफ थामाइन। RNA की मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं और हर एक का स्पेसिफिक फंक्शन होता है। Central dogma, the main function of RNA is to act as a crucial intermediary in the process of converting the genetic information stored in DNA into functional protein. This summarized as DNA से RNA बनेगा और RNA से प्रोटीन बनेगा। इसमें mRNA ले लेते हैं, मैसेंजर RNA, ये मॉलिक्यूल कैरी करते हैं जेनेटिक मैसेज और इंस्ट्रक्शन फॉर मेकिंग द प्रोटीन फ्रॉम द DNA इन द न्यूक्लियस टू द राइबोसोम इन द साइटोप्लाज्म। और tRNA ट्रांसफर RNA, ये मॉलिक्यूल बाइंड करते हैं करेक्ट अमीनो एसिड को टू द राइबोसोम ड्यूरिंग द प्रोटीन सिंथेसाइज। ये tRNA हैज anti-codon that base pair with the codon with on the mRNA. और थर्ड RNA ribosomal RNA. This is the structural and catalytic component of ribosome, the cellular machine where protein synthesis and translation occur. तो मेन फंक्शन होता है RNA को टू सर्व एज इंटरमीडिएटरी इन प्रोटीन सिंथेसिस। mRNA कैरी करता है जेनेटिक कोड को, tRNA डिलीवर करता है अमीनो एसिड को, और rRNA फॉर्म करता है कोर ऑफ द राइबोसोम जहां पे प्रोटीन असेंबल होंगे। क्वेश्चन 7, डिस्क्राइब वन फंक्शन ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन द बॉडी। तो कोलेस्ट्रॉल इज यूज्ड टू सिंथेसाइज स्टेरॉइड हार्मोन जैसे टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, बाइल सॉल्ट फॉर फैट डाइजेशन एंड मेंटेन सेल मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी। तो कोलेस्ट्रॉल एक टाइप ऑफ लिपिड होता है जिसे कहते हैं स्टेरोल। इसमें से एक वाइटल फंक्शन ऑफ कोलेस्ट्रॉल है कि की कंपोनेंट ऑफ एनिमल सेल मेम्ब्रेन, एनिमल सेल मेम्ब्रेन का ये की कंपोनेंट है। फ्लूइडिटी बफर भी है। कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल आर एम्बेडेड विद इन द phospholipid bilayer of the membrane. Their rigged ring structure interact with fatty acid tails of the phospholipids. कई जगह ड्यूल एक्शन भी करते हैं। At high temperature, restrain phospholipid movement, making the membrane less fluid and more stable. At low temperature, it prevent the phospholipid from packing too closely, maintaining the membrane fluidity and prevent it from becoming too rigged. तो कोलेस्ट्रॉल की हमें जरूरत होती है बिल्ड करें और मेंटेन करें सेल मेम्ब्रेन को। ये मेटाबॉलिज्म के लिए भी बहुत जरूरी होते हैं, जैसे कि हमारे कुछ फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं, विटामिन A, D, E, K, इनके लिए भी इनकी बहुत ज्यादा जरूरत है। इसलिए ब्रेन साइनेप्सिस और इम्यून सिस्टम में भी इसकी बहुत जरूरत है, इंक्लूडिंग प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट कैंसर। आप यहाँ पे डिटेल आंसर भी देख सकते हैं। 8, हाउ डू एंजाइम लोअर एक्टिवेशन एनर्जी। एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं कैसे? बाय फार्मिंग एन एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स व्हिच वीकन सबस्ट्रेट बॉन्ड और रिटेन रिएक्टेंट करेक्टली एंड प्रोवाइड अ फेवरेबल माइक्रो एनवायरनमेंट रिड्यूसिंग द एनर्जी बैरियर फॉर द रिएक्शन। और एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर करने के लिए उसको अल्टरनेट पाथवे प्रोवाइड कर देते हैं, प्रोवाइड लोअर एनर्जी पाथवे फॉर द रिएक्शन टू अकर। और ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना के ये काम करते हैं, जिसके लिए वो ओरिटेट कर देते हैं सबस्ट्रेट को करेक्टली, सस्टेन कर देते हैं सबस्ट्रेट बॉन्ड्स को और प्रोवाइड करते हैं फेवरेबल माइक्रो एनवायरनमेंट। और कई दफा तो पार्टिसिपेट करते हैं डायरेक्टली इन द रिएक्शन जिसमें वो इंटरमीडिएट के तौर पे काम करते हैं।
जिस वजह से वो मिलियन टाइम फास्टर कर देते हैं रिएक्शन को। डिस्क्राइब लॉक एंड की मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। इन लॉक एंड की मॉडल एंजाइम एक्टिव साइट हैज 6 शेप complementary to the substrate. The substrate fits precisely into the active site and forming complex where the reaction occur. The enzyme is unchanged and reusable. यहाँ पे हम लॉक एंड की मॉडल देखते हैं, ये एंजाइम है, ये हमारी एक्टिव साइट है और ये हमारे सबस्ट्रेट है। सबस्ट्रेट की शेप बिल्कुल वैसी ही होगी जैसी कैविटी होगी एंजाइम में या एक्टिव साइट में। तो सबस्ट्रेट जाके एंजाइम में यहाँ फिट हो जाएंगे, एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बनेगा, फिर वहाँ पे रिएक्शन होगा तो एंजाइम सबस्ट्रेट के प्रोडक्ट बन जाएंगे और बाद में एंजाइम इन प्रोडक्ट को रिलीज कर देगा। तो बाद में एंजाइम वैसे का वैसे ही दोबारा नए रिएक्शन के लिए बिल्कुल तैयार है। यहाँ पे भी आप सेम प्रोसेस दे सकते हैं, एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स, देन प्रोडक्ट, देन एंजाइम रिलीज करेगा प्रोडक्ट को, अगेन वो रिएक्शन करवाने के लिए तैयार है। ये बहुत ही अर्लीस्ट मॉडल है जो एमिल फिशर ने 1894 में पेश किया था, जिसमें एंजाइम को हमने एज अ लॉक और सबस्ट्रेट को एज अ की कंज्यूम किया था। की हमारा सबस्ट्रेट है, एंजाइम हमारा लॉक है। जैसे हर लॉक की एक स्पेसिफिक की होती है, इसलिए हर एंजाइम किसी खास किस्म के सबस्ट्रेट को ये अलाउ करता है कि उसमें आके फिट हो सके और प्रोडक्ट बना सके। अगर डिफरेंट किस्म की हम फिट करेंगे तो कोई रिएक्शन नहीं होगा। ये एंजाइम की एक्टिव साइट हम कंसीडर करते हैं प्री फॉर्म और रिग स्ट्रक्चर है और परफेक्टली कम्प्लीमेंटरी है टू द शेप ऑफ सबस्ट्रेट। इसे कहेंगे परफेक्ट फिट। जो सबस्ट्रेट है, जो की है, वो परफेक्टली फिट होगी टू द एक्टिव साइट इन योर लॉक पे, कैटलाइज करेगा और उसको रिएक्शन करवा के उसको वो रिलीज कर देगा। And lock and key mechanism propose that enzyme active site is a rigged pre-shaped structure that is geometrically complementary to its specific substrate, like a key fit into the lock. This ensure highly specificity. Question 10 है, identify the nutritional importance of the carbohydrate and their role as energy storage. So carbohydrates are the primary energy sources provided glucose for ATP production via cellular respiration. Excess glucose is stored as glycogen in liver and muscle for quick energy during the fasting or exercises, separating protein from other functions. कार्बोहाइड्रेट 4 किलो कैलोरी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं पर ग्राम। इसको क्लासिफाइड किया जाता है शुगर और कम्प्लेक्स जैसे स्टार्चेज और फाइबर्स। ये प्राइमरी एनर्जी सोर्सेज हैं, ये बॉडी का मेन और प्रेफर एनर्जी सोर्सेज हैं। ब्रेन, नर्वस सिस्टम, मसल रियली हैवली ऑन ग्लूकोज फॉर देयर फ्यूल। फिर एनर्जी स्टोरेज, जो एसेस ग्लूकोज होता है फॉर लेटर यूज, वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर हो जाता है और इस प्राइमरी स्टोर होता है लीवर में टू मेंटेन ब्लड ग्लूकोज लेवल और स्केलेटल मसल में टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग एक्सरसाइज। स्पेयरिंग प्रोटीन, जब बहुत ज़्यादा मिकदार में सफिशिएंट अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट अवेलेबल हो तो बॉडी प्रोटीन को एज एनर्जी इस्तेमाल नहीं करती, जिससे प्रोटीन प्राइमरी रोल के लिए अवेलेबल होते हैं बिल्डिंग एंड रिपेयरिंग टिश्यू। तो कार्बोहाइड्रेट बहुत क्रूशल है प्राइमरी एनर्जी सोर्स के लिए, स्पेशली ब्रेन के लिए। असेस जो है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा इन लीवर एंड मसल। क्वेश्चन 11 है, आइडेंटिफाई करें डिफरेंस बिटवीन फाइब्रस प्रोटीन एंड ग्लोबुलर प्रोटीन। फाइब्रस प्रोटीन लॉन्ग थ्रेड लाइक शेप होती है, जबकि ग्लोबुलर प्रोटीन स्फेरिकल और कॉम्पैक्ट होते हैं। यहाँ पे आप ग्लोबुलर प्रोटीन और फाइब्रस प्रोटीन की शेप भी दे सकते हैं। ग्लोबुलर प्रोटीन आर स्फेरिकल एंड फंक्शन इन ट्रांसपोर्ट, एंजाइम एंड रेगुलेशन, जबकि फाइब्रस प्रोटीन आर एलैंगुएटेड, लंबे लंबे एंड स्ट्रक्चरल, प्रोवाइडिंग सपोर्ट एंड स्ट्रेंथन टू द टिश्यू। इसे कोलाजन और फाइब्रस प्रोटीन भी कहते हैं, इसको मायोग्लोबिन या ग्लोबुलर प्रोटीन भी कहते हैं। फाइब्रस प्रोटीन पानी में हल नहीं होते, जब ग्लोबुलर स्लूबल इन वाटर होते हैं। फंक्शन, ये स्ट्रक्चर कोलाजन, ये कैरेटिन इसकी एग्जांपल है और ग्लोबुलर प्रोटीन का फंक्शन है एंजाइम और होमोग्लोबिन के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। स्टेबिलिटी, स्टेबल, लेस सेंसिटिव टू पीएच या टेम्परेचर, जबकि ग्लोबुलर प्रोटीन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं और ये डी नेचर हो जाते हैं इजीली अगर उन्हें ज़्यादा पीएच या ज़्यादा टेम्परेचर दिया जाए तो। फाइब्रस प्रोटीन लॉन्ग, एलॉन्गेटेड, फिलामेंटस एंड रोप लाइक होते हैं, जबकि ग्लोबुलर प्रोटीन हमारे स्फेरिकल या ग्लोब लाइक, कम्पैक्ट और फोल्डेड होते हैं, जैसे यहाँ फोल्डेड हमने स्ट्रक्चर शेप में देखा था। सॉल्युबिलिटी, फाइब्रस प्रोटीन पानी में इनसोल्युबल होते हैं, जब ग्लोबुलर प्रोटीन जनरली सोल्युबल इन वाटर एंड सॉल्ट सॉल्यूशन। फाइब्रस प्रोटीन डोमिनेटेड बाय सेकेंडरी स्ट्रक्चर, जिसमें अल्फा हेलिसेस, बीटा शीट है विद लिटिल टर्शरी स्ट्रक्चर, जबकि ग्लोबुलर प्रोटीन हैव कॉम्प्लेक्स टर्शरी और ऑफन क्वाटरनरी स्ट्रक्चर प्रोवाइड सपोर्ट, स्ट्रेंथ एंड प्रोटेक्शन, जब ग्लोबुलर प्रोटीन का फंक्शन है इन्वॉल्व इन डायनामिक प्रोसेस जैसा कि कैटलिस्ट, ट्रांसपोर्ट एंड रेगुलेशन। एग्जाम्पल में केराटिन है इन हेयर, नेल एंड स्किन, कोलाजन है टेंडॉन में, बोन में, और इलास्टिक है इन लिगामेंट्स। एग्जाम्पल में एंजाइम है जैसे एमाइलेज, होमोग्लोबिन है जो ट्रांसपोर्ट करते हैं, और एंटीबॉडीज हैं इम्यून डिफेंस, और इंसुलिन है हार्मोन। स्टेबिलिटी, बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं, रेजिस्ट करते हैं चेंज ऑफ पीएच और टेम्परेचर को, जबकि ग्लोबुलर प्रोटीन मोर सेंसिटिव होते हैं टू चेंज ऑफ पीएच एंड टेम्परेचर और इजीली वो डी नेचर हो जाते हैं। क्वेश्चन 13, व्हाट इज द रोल डू एंटीबॉडीज प्लेज इन इम्यून सिस्टम। एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं बी लिम्फोसाइट्स और recognize and bind to antigen on pathogens, neutralizing them and marking them for destruction by other immune cell, providing immunity। तो बी लिम्फोसाइट सेल प्रोड्यूस करते हैं, पैथोजन को आइडेंटिफाई करते हैं, उनके साथ एंटीजन को बाइंड कर देते हैं और उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं और इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। एंटीबॉडी जिसे इम्यूनोग्लोबुलिन भी कहते हैं, ये रिकॉग्नाइज करते हैं और बाइंड करते हैं स्पेसिफिकली टू यूनिक मॉलिक्यूल ऑन द पैथोजन नोन एज एन एंटीजन।
वाई शेप प्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं बाय वाइट ब्लड सेल कॉल्ड बी सेल प्लाज्मा सेल और द टिप ऑफ द वाई शेप आर एंटीजन बाइंडिंग साइट। फिर न्यूट्रलाइज कर देते हैं बाय बाइंडिंग द एंटीजन ऑन वायरसेस या टॉक्सिन एंटीबॉडी कैन फिजिकली ब्लॉक देम फ्रॉम अटैचिंग टू एंड एंटरिंग होस्ट सेल thus neutralizing them thus neutralizing their harmful effects। Opsonization, antibodies coat the surface of pathogens। इस प्रोसेस कहते हैं opsonization, mark the pathogen for destruction। Phagocyte cell like macrophage have receptor from the stem of the antibody Y, making it easier for them to engulf and destroy the attacked pathogen। फिर है activation of complement system, binding of antibodies to antigen can trigger a cascade of reaction called complement system। This lead to the lysis bursting of pathogen cell and enhance inflammation। एंटीबॉडीज बहुत ही क्रूशल रोल प्ले करते हैं इम्यून सिस्टम में। ये रिकॉग्नाइज करते हैं पैथोजेंस को, उनको न्यूट्रलाइज करते हैं, ऑप्सोनाइजेशन करते हैं, उनको गल्फ करके उनको किल कर देते हैं और एक्टिवेट करते हैं कम्प्लीमेंट सिस्टम को फॉर डिस्ट्रक्शन ऑफ पैथोजेंस। क्वेश्चन 13 है, क्या ऑप्टिमल पीएच होगी फॉर मोस्ट ह्यूमन एंजाइम? काफ़ी सारे ह्यूमन एंजाइम है, उनकी ऑप्टिमल पीएच है नियर टू 7 जो कि न्यूट्रल है, लेकिन कुछ की वेरी भी करती है। जैसे पेप्साइन, इसकी है pH 2, ट्राइस्पिन की है pH 8 और अगर इस pH से हम डेविएट कर देंगे तो हमारी एक्टिविटी कम हो जाएगी। ऑप्टिमल पीएच का मतलब है जहां पे मैक्सिमम कैटालिटिक एक्टिविटी हो, इंसान की बॉडी इजीली काम कर सके। तो जनरल फूड ऑफ ह्यूमन एंजाइम, मेजॉरिटी ऑफ एंजाइम फंक्शन विद इन द इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो मोस्ट ऑफ द सेलुलर फ्लूइड इज टाइटली रेगुलेटेड अराउंड 7.4, जो मैक्सिमम ऑप्टिमल पीएच है वो है 7.4। तो मोस्ट ह्यूमन एंजाइम अप्रोक्सीमेटली 7.4 पे जो नियरली न्यूट्रल के करीब है उस पर मैक्सिमम एक्टिविटी करते हैं। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट एग्जम्पशन भी है, जैसे पेप्साइन जो स्टोमिच में एक्सट्रीमली एसिडिक कंडीशन में काम करते हैं, इसकी ऑप्टिमल पीएच है 2.0। और ट्राइस्पिन ये डाइजेस्टिव एंजाइम है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ये स्लाइटली बेसिक एनवायरनमेंट में काम करता है जिसकी ऑप्टिमल पीएच है 8.0। तो मोस्ट ह्यूमन एंजाइम करते हैं 7.4 पे, लेकिन पेप्सिन 2.0 और ट्राइस्पिन 8.0 पे बेस्ट काम करते हैं। 14. What happened to enzyme when it become denatured? Denature involve loss of enzyme 3-dimensional structure due to broken hydrogen bond। उसका 3-dimensional structure break हो जाता है और हाइड्रोजन बॉन्ड उसके ब्रोक हो जाते हैं, leading to deformed active site that cannot bind separate। तो डिफॉर्म एक्टिव साइट बन जाती है जो अपने सेपरेट को बाइंड नहीं कर देती, रिजल्टिंग इन द लॉस ऑफ कैटालिटिक फंक्शन। तो कैटालिटिक फंक्शन का हमारा लॉस हो जाता है। जैसे कि एंजाइम का टोटल फंक्शन कंप्लीटली डिपेंड करता है उसका 3-dimensional कंफर्मेशन पे, और ये शेप मेंटेन होती है वीक केमिकल बॉन्ड जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड, ऑनिक इंटरेक्शन, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन और सम टाइम डाइसल्फेट ब्रिजेस शामिल होती हैं। और डी नेचर होने की वजह ये हो सकती है कि हाई टेम्परेचर हो सकते हैं या पीएच ऑप्टिमम नहीं हो सकती। फिर अनफोल्डिंग प्रोसेस हो जाता है, एंजाइम मॉलिक्यूल बिगन टू अनफोल्ड, लूज स्पेसिफिक टर्शरी एंड सेकेंडरी स्ट्रक्चर, इट डज नॉट ब्रेक द स्ट्रॉन्ग कोवलेंट पेप्टाइड बॉन्ड ऑफ प्राइमरी स्ट्रक्चर, लॉस ऑफ एक्टिव साइट, एज द प्रोटीन अनफोल्ड precise geometry of active site destroy and separate can no longer bind effectively or at all। जिस वजह से consequence क्या होते हैं, loss of function। Since the active site is ruined, the enzyme loss its catalytic activity, the reaction is catalyzed, slow down and stop completely। जब एंजाइम डीनेचर हो जाते हैं तो अपनी 3-dimensional शेप को वो लूज कर देते हैं और वीक बॉन्ड जो होते हैं उसके टूट जाते हैं। डिस्ट्रक्शन ऑफ द एक्टिव साइट प्रिवेंट करता है सेपरेट की बाइंडिंग को, कैटालाइसिस को, लीडिंग द कंप्लीट लॉस ऑफ एंजाइम फंक्शन। क्वेश्चन 15, non-competitive inhibitor differ from competitive inhibitor। बाइंडिंग साइट, कम्पिटिटिव इनहिबिटर की एक्टिव साइट होती है जबकि नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर की एलोस्टेटिक साइट होती है जिसके साथ वो बाइंड करते हैं। नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर में ये हमारी कहलाती है एलोस्टेटिक साइट, वो यहाँ पे आके बाइंड कर देते हैं, जबकि कम्पिटिटिव इनहिबिटर में ये एक्टिव साइट के साथ जहाँ पे सेपरेट नहीं जुड़ना होता है वहाँ पे जाके बाइंड कर देते हैं। और नॉन कम्पिटिटिव में वो एलोस्टेटिक साइट के साथ इनहिबिटर बाइंड कर देते हैं और हमारी एक्टिव साइट की शेप चेंज कर देते हैं। इफेक्ट ऑन एक्टिव साइट ये ब्लॉक कर देते हैं, जबकि नॉन कम्पिटिटिव उसको ऑल्टर कर देते हैं उसकी शेप को। ओवरकमिंग इनहिबिशन, इंक्रीज सेपरेट, सेपरेट को इंक्रीज कर दिया जाए तो हम इनहिबिशन को ओवरकम कर सकते हैं, नॉट ओवरकम बाय द सेपरेट। इफेक्ट ऑन वीमैक्स अनचेंज, जबकि इसमें डिक्रीज हो जाती हैं। एग्जांपल है मेलोनेट फॉर सुसिनेट डीहाइड्रोजिनेस और ये है साइनाइड फॉर साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। तो कम्पिटिटिव इनहिबिटर बाइंड करते हैं टू एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम, जबकि नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर ये बाइंड करते हैं बाइंड टू साइट अदर देन एक्टिव साइट जिसे कहते हैं एलोस्टेटिक साइट्स। ये रिजेंबल करते हैं टू सबस्ट्रेट स्ट्रक्चरली, डज नॉट रिजेंबल टू द सबस्ट्रेट। इफेक्ट ऑन एंजाइम ब्लॉक द एक्टिव साइट प्रिवेंटिंग सबस्ट्रेट बाइंडिंग। और नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशन चेंज द एंजाइम शेप conformation which alter the active site so the substrate cannot bind effectively। Effect on Vmass does not change Vmass at high substrate concentration, inhibition can be removed। Decreases, inhibition can be overcome by adding more substrate। Or effect on Km, increase with apparent Km, the enzyme appear to have a lower affinity for the substrate। Do not change Km, enzyme affinity for the substrate remains the same but its catalytic efficiency is reduced। Analogy, a fake key blocking a lock,
चेंजिंग द शेप ऑफ लॉक इटसेल्फ, ये फेक ही है जो लॉक को ब्लॉक कर देती है और तो ये लॉक का शेप ही चेंज कर देती है। क्वेश्चन 16 है हाउ इज कैलोगन यूज ड्यूरिंग एक्सरसाइज। तो ड्यूरिंग एक्सरसाइज कैलोगन इन लीवर एंड मसल इज ब्रोकन डाउन, जिसे कहते हैं ग्लाइकोजेनोलाइसिस टू ग्लूकोज which is metabolized to produce ATP for muscle contraction and endurance especially when blood glucose is low। ग्लाइकोगन ये पॉलीसेकेराइड होते हैं, ग्लूकोज के स्टोर होते हैं लीवर और मसल में। ये बॉडी के मेन शॉर्ट टर्म एनर्जी रिजर्व होते हैं। At the start of exercise, हार्मोन like adrenaline, epinephrine signal the body to metabolize energy store। फिर ग्लाइकोगन की ब्रेकडाउन होती है जिसे कहते हैं ग्लाइकोजेनोलाइसिस। And the enzyme called glycogen phosphorylasis began breaking down glycogen molecule in the muscle, releasing glucose 1 phosphate unit। फिर एनर्जी प्रोडक्शन होती है, ग्लूकोज is rapidly converted to glucose 6 phosphate, enter the glycolytic pathway to produce ATP, immediate source of energy for muscle contraction। Source specific role, muscle glycogen used directly by the muscle fiber it is stored in, it is primary fuel for moderate to high intensity exercise। और liver glycogen broken down the release glucose into the bloodstream, this help maintain the blood glucose level to fuel the brain and other tissue during the prolonged exercise। So during the exercise glycogen stored in muscle broken down into glucose which is metabolized via glycolysis to produce ATP for energy। लीवर ग्लाइकोगन जो होता है वो ब्लड में ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करता है ब्रेन और अदर ऑर्गन्स के लिए। क्वेश्चन 17 है आइडेंटिफाई द सोर्सेज ऑफ मिनरल्स सच एज आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस एंड जिंक। आयरन के सोर्सेज हैं रेड मीट, लीवर, ग्रीन लीफी वेजिटेबल। कैल्शियम के हैं मिल्क, चीज, डायट्री प्रोडक्ट्स। फास्फोरस के हैं मीट, फिश, एग, नट्स। और जिंक के हैं सीरियल, बीन एंड सी फूड। आयरन में हीम आयरन वेल अब्जॉर्ब, ये रेड मीट, बीफ, लैम्ब, पोल्ट्री, फिश और शेल फिश में है। नॉन हीम आयरन लेस वेल अब्जॉर्ब, ये गोमाइज, लेंटिस, बीन, टोफो, स्पेनिश, फोर्टिफाइड सीरियल एंड ब्रेड में। और अब्जॉर्प्शन को हम विटामिन सी के इंटेक से इनहेंस कर सकते हैं। कैल्शियम डेयरी प्रोडक्ट्स, मिल्क, योगर्ट, चीज इसके रिचेस्ट सोर्सेज हैं। प्लांट बेस में फोर्टिफाइड प्लांट मिल्क, सोए, आलमंड, लीफी ग्रीन वेजिटेबल, कैली, ब्रोंकाई, टोफो एंड आलमंड्स। फास्फोरस में प्रोटीन रिच फूड जैसे मीट, पोल्ट्री, फिश, एग और डायट्री प्रोडक्ट्स हैं। अदर सोर्सेज में नट्स, सीड, होल ग्रेन और लिगूम्स हैं। जिंक एनिमल सोर्सेज में ऑयस्टर्स, एक्सट्रीमली हाई, रेड मीट, क्रैब, लूस्टर, पोल्ट्री। और प्लांट सोर्स में बीन, नट, होल ग्रेन, फोर्टिफाइड सीरियल शामिल हैं। लास्ट क्वेश्चन है हाउ डज इंसुलिन रेगुलेट ब्लड ग्लूकोज लेवल। तो इंसुलिन सिक्रेटेड बाय पैनक्रियाटिक बी सेल प्रमोट करती है ग्लूकोज अपटेक बाय द सेल, स्टिमुलेट कर देती है ग्लाइकोगन सिंथेसिस जिसे कहते हैं हम ग्लाइकोजेनेसिस इन लिवर एंड मसल्स, एंड इनहेबिट करती है ग्लाइकोनियोजेनेसिस लोअरिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल एंड मेंटेनिंग द हेमोस्टेसिस। इंसुलिन इज अ हार्मोन सिक्रेटेड बाय बीटा सेल ऑफ द पैनक्रियास। इट रिलीज करता है इन द रिस्पॉन्स ऑफ हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल आफ्टर द मील। फर्स्ट सिग्नल जाता है आफ्टर अ कार्बोहाइड्रेट रिच मील ब्लड ग्लूकोज लेवल राइज हो जाता है, ये डिटेक्ट करता है पैनक्रियास। तो पैनक्रियास रिलीज कर देता है इंसुलिन इनटू द ब्लड स्ट्रीम। Action of insulin, the key that unlock the cell. Insulin bind the receptor of the target set, especially muscle, fat and liver cell, trigger करता है several action that lower the blood glucose level, जिसमें है promote glucose uptake, signal to muscle and fat cell, inert more GLUT4 glucose transport into their membrane, allowing more glucose to enter from the blood, और stimulate करता है glycogenesis in the liver and muscle. Insulin promote the conversion of glucose into glycogen for storage, और inhibit करता है glyconeogenesis in the liver. Insulin suppress करता है production of new glucose from the new carbohydrate source, और promote करता है fat storage, encourage the conversion of excess glucose into fat, जिसे कहते हैं triglyceride in the adipose tissue। अब हम करेंगे लॉन्ग आंसर क्वेश्चन का सोल्यूशन। लॉन्ग क्वेश्चन 1 है कि एक्सप्लेन करें रोल ऑफ प्रोटीन इन द बॉडी एंड देयर न्यूट्रिशनल इंपॉर्टेंस इंक्लूडिंग एग्जांपल्स। प्रोटीन एक मैक्रो मॉलिक्यूल होते हैं जो अमाइनो एसिड से मिलकर बनते हैं। अमाइनो एसिड में से 9 ऐसे अमाइनो एसिड हैं जिनको हम एसेंशियल अमाइनो एसिड कहते हैं, जिन्हें हमारी खुराक में जरूर शामिल होना चाहिए, जो इन्वॉल्व होते हैं वर्चुअली एवरी सेलुलर प्रोसेस। प्रोटीन हमारी बॉडी में बहुत ही डिवर्स और क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। जैसे पहला रोल है स्ट्रक्चरल रोल, प्रोटीन प्रोवाइड करते हैं फिजिकल सपोर्ट एंड शेप टू द सेल एंड टिश्यूज। एग्जाम्पल कोलेजन इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द बॉडी, ये प्रोवाइड करती है प्रोवाइडिंग स्ट्रेंथ स्ट्रक्चर टू स्किन, बोन, टेंडन एंड लिगामेंट्स। और केराटिन ये स्ट्रक्चरल प्रोटीन है फॉर हेयर एंड नेल्स। सेकेंड है फंक्शनल रोल एंजाइम्स, एंजाइम आर कैटालिटिक प्रोटीन that speed up biochemical reactions। एग्जाम्पल में है अमाइलेज, ये हमारे सलेबा में प्रेजेंट होते हैं, ये ब्रो डाउन कर देते हैं स्टार्च को इनटू शुगर। फिर है डीएनए पॉलीमरेज इज एसेंशियल फॉर डीएनए रेप्लिकेशन। थर्ड है ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज, प्रोटीन कैरी मॉलिक्यूल थ्रू आउट द बॉडी एंड स्टोर देम। एग्जाम्पल है होमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन को ट्रांसफर करते हैं, फेरिटाइन जो आयरन को स्टोर करते हैं इन द लीवर। फिर है मूवमेंट, प्रोटीन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मसल कंट्रैक्शन एंड मूवमेंट। एग्जाम्पल है एक्टाइन एंड मायोसाइन आर द कॉन्ट्रैक्टाइल फिलामेंट्स इन मसल फाइबर्स। फिर है डिफेंस, प्रोटीन ये की कंपोनेंट है फॉर आवर इम्यून सिस्टम। एग्जाम्पल है एंटीबायोटिक्स, इम्यूनोग्लोबुलिन्स,
ये रिकॉग्नाइज करते हैं और न्यूट्रलाइज करते हैं फॉरेन इन्वेडर्स को, जैसे कि बैक्टीरिया और वायरसेस। 6 में है रेगुलेशन। मैनी हार्मोन एंड सिग्नलिंग मॉलिक्यूल आर प्रोटीन दैट रेगुलेट बॉडी डेली फंक्शंस। एग्जांपल है इंसुलिन इज अ प्रोटीन हार्मोन जो रेगुलेट करता है ब्लड का शुगर लेवल। न्यूट्रिशनल इंपॉर्टेंस में बिल्डिंग एंड रिपेयर डायट्री प्रोटीन प्रोवाइड करते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड नीडेड टू बिल्ड न्यू प्रोटीन फॉर ग्रोथ इन चिल्ड्रन एंड फॉर रिपेयरिंग डैमेज टिश्यूज इन एवरी ह्यूमन बीइंग एवरीवन। एनर्जी सोर्स, इफ कार्बोहाइड्रेट इनटेक हमारी लो हो तो प्रोटीन ब्रेक डाउन हो जाते हैं और वो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं 4 किलो कैलोरी पर ग्राम। लेकिन एनर्जी प्रोवाइड करना प्रोटीन का प्राइमरी रोल नहीं है। ये एसेंशियल अमीनो एसिड, क्योंकि हमारी बॉडी ये 9 एसेंशियल अमीनो एसिड को तैयार नहीं कर सकती, ये इसलिए लाजमी है कि इस तरह के प्रोटीन रिच फूड को हम मीट में, फिश में, एग में, डायरी में, लगूम या सोया में यूज करें। सो प्रोटीन प्ले स्ट्रक्चरल, कोलागन, कैटालिटिक एंजाइम और ट्रांसपोर्ट, हीमोग्लोबिन और डिफेंसिव में एंटीबायोटिक्स और रेगुलेटरी में जैसे कि इंसुलिन के रोल। नेक्स्टली दे आर vital for providing essential amino acid required for tissue growth, repair and overall metabolic function. Question 2 है describe करें factor affecting the enzyme activity and provide example of how these factor can alter enzymatic reaction in human body. तो मेजर फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं एंजाइम की एक्टिविटी को, उसमें सबसे पहले है टेम्परेचर। जैसे जब टेम्परेचर इंक्रीज हो जाती है, एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है टू ऑप्टिमम टेम्परेचर और उसके बाद वो डिक्रीज हो जाती है शार्पली ड्यू टू डीनेचुरेशन। जैसे हम शॉर्ट क्वेश्चन में देख के आए थे कि ऑप्टिमम टेम्परेचर जो नॉर्मल बॉडी में 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, वहां तक एक्टिविटी मैक्सिमम होती है, उसके बाद वो डीनेचरिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। इसके कारण शॉर्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन देख लीजिएगा। एग्जांपल ले लेते हैं, हाई फीवर 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे कैन डीनेचर क्रिटिकल एंजाइम इन द ब्रेन एंड अदर ऑर्गन्स, जिस वजह से लीडिंग टू सेलुलर डिसफंक्शन एंड एसोसिएटेड सिम्टम ऑफ इलनेस। दिस इज वाई कंट्रोलिंग हाई फीवर इज इंपॉर्टेंट। यहाँ भी आप देख सकते हैं टेम्परेचर, कैसे टेम्परेचर इंक्रीज होने से एंजाइम की एक्टिविटी इंक्रीज हो गई है। ऑप्टिमम टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड एंजाइम की एक्टिविटी मैक्सिमम है, फिर वो डीनेचर होना शुरू हो जाते हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। सेकंड हमारा है पीएच। ऑल एंजाइम हैव ऑप्टिमम पीएच एट विच दे वर्क मोस्ट एफिशिएंटली। अगर ऑप्टिमम पीएच से पीएच कम या ज्यादा होगी तो उनकी एफिशिएंसी मुतासर होगी। Effect, each enzyme has the optimum pH. Activity decrease as pH move away from this. Optimum because the change on amino acid is the active side are altered. जैसे पेप्साइन, ये डाइजेस्टिव एंजाइम है इन द स्टोमेच, ये pH 2 पे बेस्ट काम करता है। अगर हम एंटी एसिड लें, ये pH स्टोमेच ही रेज कर देगा, रिड्यूस कर देगा पेप्साइन की एक्टिविटी को और स्लोइंग द प्रोटीन डिग्रेडेशन। इससे कन्वर्सली ट्राइस्पिन, अ स्मॉल इंटेस्टाइन, ये बेस्ट वर्क करता है एट pH 8 पे। आप यहाँ पे पेप्साइन और ट्राइस्पिन का pH कर भी दे सकते हैं कि बेस्ट ऑप्टिमम पीएच पेप्साइन के लिए और बेस्ट ऑप्टिमम पीएच ट्राइस्पिन के लिए। थर्ड पॉइंट है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इफेक्ट। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इंक्रीज the rate of reaction also increase until the all enzyme active site are saturated. At this point, the rate of reaction reach a maximum level, जिसे कहते हैं V maximum. Example, in metabolic pathway, if the concentration of substrate is low, example due to diet or disease, the rate of reaction catalyzed by the enzymic will be slow, potentially limiting the entire pathway. Fourth है enzyme concentration. The reaction rate is directly proportional to the amount of enzyme present, as long as the substrate is not limiting. Example, the body can regulate metabolic by controlling the synthesis and breakdown of enzyme. For instance, high protein diet can introduce the production of more enzyme involved in amino acid metabolism. Fifth point है inhibitor, molecule that bind to enzyme and decrease its activity. जिसके हमने 2 एग्जाम्पल शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ी थी। कम्पिटेटिव स्टेटिक ड्रग्स, एडोरवास्टाटिन competitively inhibit HMG cofactor A reductase, a key enzyme in cholesterol synthesis, thereby lowering the blood cholesterol. और नॉन कम्पिटेटिव हैवी मेटल लेड कैन नॉन कम्पिटेटिवली इनहेबिट एंजाइम इन्वॉल्व इन हीम सिंथेसिस एंड लीडिंग टू एनीमिया। फिर है एक्टिवेटर्स, ऐसे मॉलिक्यूल जो एंजाइम के साथ बाइंड होते हैं और उसकी एक्टिविटी को इंक्रीज कर देते हैं। एग्जांपल में क्लोराइड आयन है, आर एक्टिवेटर फॉर द डाइजेस्टिव एंजाइम अमाइलेज, एनहांसिंग इट्स एबिलिटी टू ब्रेक डाउन स्टार्च। एंजाइम एक्टिविटी इज अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, जैसे फीवर, डीनेचर एंजाइम, पीएच, पेप्साइन नीड्स स्टोमिक एसिड, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, एंजाइम कंसंट्रेशन एंड द प्रेजेंस ऑफ इनहिबिटर्स, स्टेनिंग ड्रग्स और एक्टिवेटर क्लोराइड फॉर एमिलेज। Question 3, detail of classification of lipid and discuss their nutrition and biological importance. यहाँ पहले हमने लिपिड का इंट्रोडक्शन दिया है, आगे क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन. Lipids can be broadly classified into 4 major categories. Simple lipids, ester of fatty acid with various alcohol. Examples are fats and oil, जिसे हम कहते हैं triglycerides. Ester of fatty acid with glycerol. They are most abundant dietary lipids. Waxes, ester of long chain fatty acid with long chain alcohol. They are protective coating. सिंपल लिपिड के बाद आएंगे हमारे पास कम्प्लेक्स लिपिड्स, फिर ड्राइव लिपिड्स, ये बेस ऑन कंपोजिशन है, फिर बेस ऑन फंक्शन में है स्टोरी लिपिड, स्ट्रक्चर लिपिड्स। तो कम्प्लेक्स लिपिड्स, एस्टर फैटी एसिड कंटेनिंग एडिशनल ग्रुप्स, जिसमें है फास्फोलिपिड्स, जिसके अंदर फास्फेट ग्रुप होता है। दे आर द मेजर कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, जिसे कहते हैं फॉस्फाटाइडाइकोलाइन। ग्लाइकोलिपिड्स कंटेन अ कार्बोहाइड्रेट मोइटी सेरेब्रोसाइड इन द ब्रेन।
फिर ड्राइव लिपिड हैं, सब्सटेंस ड्राइव फ्रॉम द सिंपल एंड कम्प्लेक्स लिपिड, जैसे स्टेरॉइड्स रेप्रेजेंटेड बाय 4 रिंग स्ट्रक्चर, कैलेस्ट्रोल है, टेस्टोस्टेरोन है, एस्ट्रोजन है। फिर फैट सोलुबल विटामिन है, विटामिन ए, डी, ई एंड के। अदर लिपिड बेस्ड ऑन फंक्शन, जैसे एनर्जी स्टोरिंग लिपिड हैं, ट्राइग्लिसराइड, और सिग्नलिंग लिपिड हैं, आइकोसाइनाइड, prostaglandins that mediate inflammation. Nutritional importance of lipids, concentrated energy sources. लिपिड प्रोवाइड करते हैं 9 किलो कैलोरी पर ग्राम एनर्जी, मोर देन डबल द एनर्जी फ्रॉम द कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, जिनकी एनर्जी होती है 4 किलो कैलोरी पर ग्राम. दिस मेक देम एफिशिएंट लॉन्ग टर्म एनर्जी स्टोर. एसेंशियल फैटी एसिड, द बॉडी कैन नॉट सिंथेसाइज लाइनोलिक एसिड, जिसे ओमेगा 6 भी कहते हैं, और अल्फा लाइनोलिक एसिड, जिसे ओमेगा 3 भी कहते हैं. ये हमारी डाइट में लाजमी मौजूद होने चाहिए, जैसे फिश ऑयल, नट्स एंड सीड्स. ये बहुत ज़्यादा क्रूशियल है ब्रेन के फंक्शन के लिए और सेल मेम्ब्रेन की इंटीग्रिटी के लिए. फिर है फैट सोलुबल विटामिन कैरियर, जिसमें विटामिन ए, डी, ई एंड के है, और अब्सॉर्ब इन इंटेस्टाइन along with dietary fats. A low fat diet can lead to deficiency of these vitamins. Organ protection and insulation. Adipose tissue cushion vital organ and provide thermal insulation under the skin. Biological importance में cell membrane structure. Phospholipids form the fundamental lipid bilayer of the cell membrane, creating a barrier that separates the cell from its environment. Cholesterol embedded within the bilayer help maintain membrane fluidity. यहाँ पे आप सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर देख सकते हैं और इसमें फास्फोलिपिड बाइलेयर देख सकते हैं. फिर केमिकल मैसेंजर हार्मोन, स्टेरॉइड हार्मोन, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन एंड इकोसाइनाइड्स, प्रोस्टाग्लैंडिन्स act as a powerful chemical messenger that regulate metabolism, inflammation and reproductive function. फिर electrical insulation, melathin sheath which surround nerve fibers speed up nerve impulse transmission, is rich in lipids. फिनकोलिपिड्स रिएक्शन लिख सकते हैं ग्लाइसराइड 3 फैटी एसिड के साथ ट्राइग्लिसराइड और 3 वाटर मॉलिक्यूल बनाते हैं. आप यहाँ पे इस रिएक्शन को स्ट्रक्चर फार्मूला के तौर पर भी देख सकते हैं. 3 फैटी एसिड मॉलिक्यूल 1 ग्लाइसरोल मॉलिक्यूल से ऐड करके ट्राइग्लिसराइड मॉलिक्यूल और 3 वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करते हैं. अगर शॉर्ट आंसर लिखना चाहें तो ये भी आप शॉर्ट आंसर थ्योरी की फॉर्म में लिख सकते हैं. क्वेश्चन 4, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड आरएनए. Explain how these structures related to their function in genetic information storage and transfer. तो DNA deoxyribonucleic acid ये एक हेरिडिटरी मटेरियल है in most organisms, और RNA राइबोन्यूक्लिक एसिड इन्वॉल्व होता है प्रोटीन सिंथेसिस में और अदर सेलुलर फंक्शन में. ये दोनों न्यूक्लिक एसिड है, पॉलीमर है, मेड बनते हैं न्यूक्लियोटाइड से. आप यहाँ पे आरएनए और डीएनए का डिफरेंस देख सकते हैं कि आरएनए यूरिसिल से मिलकर बना होता है, डीएनए थामाइन से मिलकर बना होता है. ये डबल स्टैंड है, ये सिंगल स्टैंड है. साइटोसाइन, गुनाइन और एडिनाइन, इनके स्ट्रक्चर फार्मूला ये दोनों में सेम है. इसमें न्यूक्लियोबेसिस होती हैं, हेलिक्स ऑफ शुगर, फॉस्फेट्स होते हैं. शुगर देखी जाए तो डी ऑक्सी राइबोज में लैक एन ऑक्सीजन ऑन कार्बन 2, जबकि राइबोज में है द हाइड्रोक्साइल ग्रुप ऑन कार्बन 2. नाइट्रोजन बेस में इसमें थामाइन होता है डीएनए में, और आरएनए में यूरिसिल होता है. बाकी तीनों सेम है. डीएनए हमारे पास डबल स्टैंडर्ड हेलिक्स होता है, जब आरएनए हमारा सिंगल स्टैंडर्ड है. और ये स्टेबल और यूनिफॉर्म डबल हेलिक्स है, ये वेरिएबल है, कैन बी लीनियर और फॉर्म हेयर पिन लूप्स. डीएनए रेप्लिकेट होता है टू फॉर्म न्यू डीएनए मॉलिक्यूल, आरएनए रेप्लिकेट नहीं होता. इसे पुराइन और पैरामाइन बेसिस आर इक्वली नंबर होते हैं. इसमें नो प्रोपोर्शनलिटी होती है बिटवीन द पुराइन एंड पैरामाइडाइन बेसिस. स्ट्रक्चर फंक्शन रिलेशनशिप फॉर डीएनए, डबल हेलिक्स एंड स्टेबिलिटी बेस्ड ऑन सीक्वेंस एज कोड और लोकेशन. Double stranded helical structure stabilized by hydrogen bonding between complementary base pair, adenine, thymine, guanine, or cytosine, make DNA extremely stable. This stability is crucial for long-term secure storage of genetic information over a lifetime and across the generation. Base sequence is called the specific sequence जिसमें A, T, G, and C base along the DNA strand constitute the genetic code. This sequence is present due to DNA stability. Location is residence in the nucleus. Protect a master copy of the genetic blueprint from द पोटेंशियली डैमेजिंग एनवायरनमेंट ऑफ द साइटोप्लाज्म. तो ये न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं. अब आरएनए को देखते हैं. सिंगल स्टैंडर्ड एंड वर्सेटाइल. आरएनए सिंगल स्टैंड होता है. नेचर अलो इट टू फोल्ड इनटू वैरायटी ऑफ 3D शेप, जैसे कहते हैं टी आरएनए, कवर लीफ, अनेबलिंग इट टू परफॉर्म डाइवर्स फंक्शन रोल, जैसे मैसेंजर आरएनए, टी आरएनए और आरएनए. राइबोज एंड एक्टिविटी, द प्रेजेंस ऑफ OH ग्रुप इन राइबोज, जैसे पहले भी देखा था राइबोज में OH ग्रुप प्रेजेंट होता है, जाके डी ऑक्सी राइबोज में OH की जगह यहाँ पे H प्रेजेंट होता है, ये एक्स्ट्रा OH. मेक आरएनए मोर केमिकली रिएक्टिव देन डीएनए. This is suitable for its temporary working copy role. It is synthesized when needed and break down afterward. इसके अंदर यूरिसिल होता है instead of thymine. Uracil is energetically less expensive to produce than thymine, which is efficient for a molecule that is constantly being made and degraded. Types and function. Messenger RNA carry a copy of genetic instruction from DNA in the nucleus to the ribosome in the cytoplasm. फिर transfer RNA. Its specific fold shape allow it to carry specific amino acid and read the messenger RNA code during the protein synthesis. फिर है ribosomal RNA form the core structure and catalytic site for the ribosome, the protein making factory. ये चीज़ें हम शॉर्ट क्वेश्चन में एक्सप्लेन करके आ चुके हैं, काइंडली देख लीजिएगा. क्वेश्चन 5 है कैटेगराइज वेरियस कार्बोहाइड्रेट बेस्ड ऑन देयर केमिकल स्ट्रक्चर एंड व्हाट फंक्शन डू दीज क्लासिफिकेशन सजेस्ट इन बायोलॉजिकल सिस्टम्स. तो कार्बोहाइड्रेट
ये पॉलीहाइड्रोक्साइड एल्डिहाइड या कीटोन होते हैं, कंपाउंड दैट कैन बी हाइड्रोलाइज्ड टू देम। इनका जर्नल फॉर्म होता है CXH2OY। क्लासिफिकेशन इज प्राइमरी बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट दे कंटेन। तो कार्बोहाइड्रेट को 3 मेन ग्रुप में हमने कैटेगराइज किया है। मोनोसैकेराइड्स, ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो मजीद हाइड्रोलाइज नहीं हो सकते टू स्मॉलर शुगर। ये 3 to 7 कार्बन आइटम से मिलकर बनी होती हैं, जिनकी एग्जाम्पल है ग्लूकोज, फ्रूटोर और राइबोस। फिर ओलिगोसैकेराइड्स जो 2 से लेकर 10 मोनोसैकेराइड यूनिट से मिलकर बनते हैं, जिसमें डाइसैकेराइड हैं, ट्राइसैकेराइड हैं। इस एग्जांपल है सुक्रोज, लैक्टोज एंड माल्टोज। फिर पॉलीसैकेराइड्स जो 100 से थाउजेंड्स ऑफ मोनोसैकेराइड मिलकर बनते हैं। एग्जांपल है स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज आर द पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज बट विद डिफरेंट ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। फिर फंक्शन सुगेस्टेड बाय द क्लासिफिकेशन मोनोसैकेराइड इंस्टेंट एनर्जी एंड बिल्डिंग ब्लॉक्स। स्मॉल साइज होते हैं, सॉल्युबिलिटी मेक देम प्राइमरी फ्यूल फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन। ग्लूकोज is a universal energy currency for the cell. फिर additional role serve as the precursor for of other biomolecules जैसे कि राइबोसोम फॉर आरएनए, डीऑक्सीराइबोज फॉर डीएनए। फिर ओलिगोसैकेराइड ये ट्रांसपोर्ट होते हैं और रेकोनाइजेशन। फंक्शन है डाइसैकेराइड लाइक सुक्रोज आर कॉमन फॉर ट्रांसपोर्ट शुगर इन प्लांट्स। क्रूशियल बायोलॉजिकल रोल में है। ओलिगोसैकेराइड अटैच होते हैं प्रोटीन जैसे ग्लाइकोप्रोटीन एंड लिपिड जैसे ग्लाइकोलिपिड्स ऑन सेल सरफेस, एक्ट एज अ रेकोनाइजेशन मेकर फॉर सेल कम्युनिकेशन एंड इम्यून रिस्पॉन्स। फिर है पॉलीसैकेराइड एनर्जी स्टोरेज एंड स्ट्रक्चरल सपोर्ट। स्टोरेज polysaccharide starch in plants and glycogen in elements are compact branch polymer. Their structure allow for rapid hydrolysis to release glucose when energy is needed. They are energy reservoir. फिर structured polysaccharide हैं जैसे cellulose जिसमें बीटा 1,4 glycosidic bond होते हैं, form long state strong chain that bundle into microfibrils make the primary structure component of plant cell wall. Chitin, a polymer of N-acetyl glycosamine, form the exoskeleton of autotrophs and cell wall of fungi. सुक्रोज का रिएक्शन देख सकते हैं, सुक्रोज कैसे वाटर के साथ रिएक्ट करके ग्लूकोज और फ्रूटोज बनाती है। ये शॉर्ट आंसर भी आप इस थ्योरी की फॉर्म में लिख सकते हैं। क्वेश्चन 6 है डिस्क्राइब द रोल ऑफ आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस एंड जिंक इन न्यूट्रिशन। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 17 में भी इनके हम सोर्सेज एक्सप्लेन करके आए हैं, काइंडली देख लीजिएगा। पहले आयरन का रोल देखते हैं। इसका प्राइमरी रोल है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना। हीमो ग्रुप, iron is the central atom of heme group of hemoglobin in red blood cell and myoglobin in muscle cell. It binds the oxygen in lungs and release it the tissue. Other roles are component of cytochromes in electron transport chain for ATP production and essential for many enzymes. इसकी डेफिशिएंसी से, आयरन की डेफिशिएंसी से एनीमिया हो सकता है, फटीग हो सकती है, वीकनेस हो सकती है और पेल स्किन हो सकती है। कैल्शियम प्राइमरी रोल है बोन और टूथ फॉर्मेशन। 99% ऑफ बॉडी कैल्शियम ये फाउंड होती है बोन में और टीथ में। अदर रोल में मसल कॉन्ट्रैक्शन, नर्व इंपल्स ट्रांसमिशन, ब्लड क्लोटिंग एक्ट करते हैं एज अ सेकंड मैसेंजर इन सेल सिग्नलिंग। की डेफिशिएंसी से रिकेट्स हो सकते हैं बच्चों में, सॉफ्ट और वीक बोन। अडल्ट में स्टियोमेलिसिया हो सकता है, कंट्रीब्यूट टू ऑस्टियोपोरोसिस। फिर फास्फोरस प्राइमरी रोल है बोन एंड टूथ फॉर्मेशन। जैसे कैल्शियम है जिसमें 85% ऑफ फास्फोरस बोन और टीथ में पाई जाती है। अदर क्रूशियल रोल में एनर्जी मेटाबॉलिज्म। अ की कंपोनेंट है एटीपी का, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। जेनेटिक मटेरियल है, पार्ट ऑफ शुगर फास्फेट बैकबोन ऑफ डीएनए एंड आरएनए। सेल मेम्ब्रेन, मेजर कंपोनेंट ऑफ फास्फोलिपिड। डेफिशिएंसी से बोन की डिजीज हो सकती है, रिकेट्स एंड ऑस्टियोमेलिसिया। जिंक प्राइमरी रोल है एंजाइम कोफैक्टर। जिंक ये तकरीबन को फैक्टर है ओवर 300 एंजाइम। इसमें वो एंजाइम भी शामिल हैं जो डीएनए सिंथेसाइज करते हैं, सेल डिवीजन करते हैं और एंटीऑक्सीडेंट डिफेंस करते हैं। दूसरे वाइटल रोल में इम्यून फंक्शन है, हीलिंग वाउंड है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, सेंस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल है। और इसकी डेफिशिएंसी से ग्रोथ इंपेयर हो सकती है, हेयर लॉस हो सकते हैं, वाउंड हीलिंग डिले हो सकती है और बहुत ज़्यादा सस्पेक्सिबल इन्फेक्शन हो सकते हैं। इसे थ्योरी फॉर्म में, शॉर्ट क्वेश्चन फॉर्म में लिख सकते हैं। क्वेश्चन 7 में कंपेयर और कंट्रास्ट करेंगे ग्लाइकोजन में और फैट ट्राइग्लिसराइड में। Glycogen, a branch polymer of glucose stored in liver and muscles. Triglyceride fat, ester of glycerol and 3 fatty acids stored in adipose tissues. एनर्जी यील्ड है क्रैप 4 किलो कैलोरी एनर्जी पर ग्राम और फैट्स है 9 किलोग्राम एनर्जी पर ग्राम। ग्लाइकोजन की एनर्जी डेंसिटी कम होती है, फैट्स में ज़्यादा होती है। स्टोरेज ग्लाइकोजन लीवर और मसल में स्टोर होते हैं और फैट एडिपोज टिश्यू थ्रू आउट द बॉडी स्टोर होते हैं। विदाउट वेट ऑफ स्टोरेज ये हैवियर होते हैं ग्लाइकोजन स्टोर इन विद वाटर और फैट लाइटर होते हैं, एनहाइड्रेट्स होते हैं। स्पीड ऑफ मोबिलाइजेशन वेरी फास्ट और फैट्स की स्लोवर। ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट कैन बी यूज एंड एरोबिकली विदाउट O2, लेकिन फैट के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है। प्राइमरी यूज हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज और फैट जो होते हैं लो इंटेंसिटी और प्रोलॉन्ग एक्सरसाइज। यूटिलाइजेशन ड्यूरिंग प्रोलॉन्ग फिजिकल एक्टिविटी में है, क्रॉस ओवर कंसेप्ट है। फिर अर्ली स्टेजेस है, फर्स्ट 60 से 90 मिनट की थ्योरी दे सकते हैं। फिर प्रोलॉन्ग स्टेज आफ्टर 90 मिनट्स। कंट्रास्ट इन इफेक्टिवनेस है, ग्लाइकोजन इज मोर इफेक्टिव फॉर हाई इंटेंसिटी और फैट ज्यादा इफेक्टिव होते हैं फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन। और साथ में आप इनके दोनों रिएक्शन भी लिख सकते हैं और शॉर्ट फॉर्म में, थ्योरी की फॉर्म में भी आंसर लिख सकते हैं। क्वेश्चन 8 में है कम्पिटेटिव और नॉन कम्पिटेटिव इनहिबिटर अफेक्ट एंजाइम एक्टिविटी। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 15 में भी हम इस चीज को एक्सप्लेन करके आए, करनी है जरूर देख लीजिएगा। यहाँ पे हम आपको इसके नोट शो कर देते हैं। पहले एंजाइम की इनहिबिशन के बारे में लिखेंगे, उसके बाद एक्टिव साइट क्या होती है वो बताएंगे, फिर एलोस्टेटिक साइट शॉर्ट क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर चुके हैं। फिर हम मैकेनिज्म एक्सप्लेन करेंगे कम्पिटेटिव इनहिबिशन का, जिसमें बाइंडिंग साइट है, फिर स्ट्रक्चर सिमिलरिटी है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, फिर इफेक्ट ऑन काइनेटिक्स है,
V मैक्सिमम इज अनचेंज और एपरेंट KM इंक्रीज। फिर मैकेनिज्म ऑफ नॉन कम्पिटेटिव इनहिबिटर बताएंगे कि बाइंडिंग साइट पे चिपकते हैं जिसे एलोस्टेटिक साइट कहते हैं। फिर स्ट्रक्चर सिमिलरिटी, इट डज नॉट रिजेंबल द सबस्ट्रेट। फिर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आप इसमें बताएंगे, ये डिसऑर्डर कर देती है एक्टिव साइट को। फिर इफेक्ट ऑन काइनेटिक्स के बारे में बताएंगे। फिर आप इसके रिएक्शन और शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में लिख सकते हैं। साथ में इसकी कम्पिटेटिव इनहिबिटर की डायग्राम और नॉन कम्पिटेटिव इनहिबिटर की डायग्राम, कैसे एंजाइम एक्ट करते हैं इसकी डायग्राम, कम्पिटेटिव, नॉन कम्पिटेटिव और अनकम्पिटेटिव की डायग्राम, साथ में इसके रिएक्शंस बना सकते हैं। क्वेश्चन 9 है, एग्जामाइन द रोल ऑफ प्रोटीन इन मेंटेनिंग द बॉडी फंक्शन। प्रोटीन का इंट्रोडक्शन देंगे, थोड़ा सा उनका फंक्शन बताएंगे। फिर उसका रोल के तौर पे लिखेंगे कैटालाइसिस यानी कि एंजाइम के तौर पे काम करते हैं। प्रोटीन एक्ट करते हैं एंजाइम टू कैटालाइज ऑलमोस्ट एवरी बायोलॉजिकल रिएक्शन इन द बॉडी, जैसे एमिलेज ब्रेक डाउन करता है स्टार्च इन सलाइवा और DNA पॉलीमरेज सिंथेसाइज करता है DNA को। फिर स्ट्रक्चर और सपोर्ट के बारे में बताएंगे कि प्रोटीन प्रोवाइड करता है मैकेनिकल सपोर्ट एंड डिफाइंड सेल एंड टिश्यू शेप। एग्जाम्पल कोलागन प्रोटीन टेंसाइल्स टेंड टू स्किन, बोन एंड टेंडन्स। फिर केराटिन, ये स्ट्रक्चर प्रोटीन है हेयर और नेल्स के लिए। फिर ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज, प्रोटीन कैरी सब्सटेंसेस थ्रू आउट द बॉडी और स्टोर मॉलिक्यूल जिसमें होमोग्लोबिन है जो ऑक्सीजन ट्रांसफर करते हैं, और फेरेटिन है ये आयरन स्टोर करते हैं लीवर में। फिर मूवमेंट, प्रोटीन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेलुलर एंड बॉडी मूवमेंट, जिसमें एग्जाम्पल में एक्टाइन और मायोसिन देंगे आप। कॉन्ट्रैक्टाइल फिलामेंट्स इन मसल फाइबर दैट एनेबल मूवमेंट। फिर डिफेंस और इम्यूनिटी बताएंगे कि प्रोटीन प्रोटेक्ट करते हैं बॉडी को अगेंस्ट पैथोजन और इंजरी, जिसमें एंटीबॉडीज हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन्स रेकॉग्नाइज करते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं फॉरेन इन्वेडर्स को जैसे बैक्टीरिया और वायरसेस। फिर रेगुलेशन और सिग्नलिंग का काम करते हैं प्रोटीन रेगुलेट करते हैं फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, कोऑर्डिनेट सेलुलर एक्टिविटी, जिसमें इंसुलिन है जो ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करती है, रिसेप्टर प्रोटीन है सेल्स रिसीव करते हैं केमिकल सिग्नल। फिर फ्लूइड और pH बैलेंस, प्रोटीन हेल्प करते हैं मेंटेन ऑस्मोटिक बैलेंस एंड एक्ट एज बफर। एल्बुमिन मेंटेन करते हैं ब्लड में ऑस्मोटिक प्रेशर, और हीमोग्लोबिन प्रोटीन हेल्प करते हैं बफर ब्लड pH। इसको शॉर्ट थ्योरी की फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन 10 है, हाउ वुड यू ट्रीट पेशेंट विद डेफिशिएंसी इन वन ऑफ दीज मिनरल कंसीडरिंग डाइटरी एंड सप्लीमेंटरी interventions? The treatment aim to replenish mineral store and correct the underlying cause. Approach is to prolong dietary modification and supplementation. पहला होगा diagnosis and identification. First टाइम हम कंफर्म करेंगे कि किस चीज की डेफिशिएंसी है। Several through blood test. Serum फर्टाइन फॉर आयरन, सीरम कैल्शियम फॉर कैल्शियम। आइडेंटिफाई करेंगे अंडरलाइंग कॉज, कॉज क्या है, पुअर डाइट है, ब्लड लॉस है या मेटल अब्जॉर्प्शन है। फिर डाइटरी इंटरवेंशन करेंगे, एजुकेट करेंगे पेशेंट को टू इंक्रीज इनटेक ऑफ मिनरल रिच फूड। फॉर आयरन डेफिशिएंसी के लिए, हीमो आयरन के लिए, वेल अब्जॉर्ब के लिए इंक्रीज करे कंजप्शन ऑफ रेड मीट, पोल्ट्री फिश एंड शेल फिश। नॉन हीमो आयरन यानी कि प्लांट बेस के लिए हम इंक्लूड करेंगे लेंटिल, बीन, टोफो, स्पेनिश एंड फोर्टिफाइड सीरियल। एनहेंस अब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन सी रिच फूड हम उसको रिकमेंड करेंगे, साइट्रस फ्रूट, बेल पेपर, ब्रोकोली विद आयरन रिच मील सिग्निफिकेंटली बूस्ट नॉन हीमो आयरन अब्जॉर्प्शन। अवॉइड करेंगे, एडवाइस करेंगे ड्रिंकिंग टी एंड कॉफी विद मील्स, और टेनिस कैन इनहेबिट करता है आयरन अब्जॉर्प्शन को। फिर सप्लीमेंटल इन्वेंशन करेंगे, सप्लीमेंट आर यूज विद डाइटरी चेंजिंग आर इनसफिशिएंट आर डेफिशिएंसी इज सर्व। फॉर आयरन डेफिशिएंसी के लिए ओरल आयरन सप्लीमेंट्स देंगे, फेरस सल्फेट, फेरस ग्लूकोनेट, फेरस फॉर्मोरेट। ड्यूरेशन, सप्लीमेंटेशन ड्यूरेशन कई महीनों तक चल सकती है जब तक आयरन फुली स्टोर ना हो जाए। पेरेंटल 4 आयरन रिजर्व फॉर कॉज सर्व डेफिशिएंसी, इनटॉलरेंस टू ओरल आयरन एंड मेटल अब्सॉर्प्शन कंडीशन। सूरत में हमें पेरेंटल IV आयरन देना पड़ेगा इंटरवेन। फिर हम मॉनिटरिंग करेंगे और फॉलो अप करेंगे, पेशेंट की प्रोग्रेस को हम मॉनिटर करेंगे, रीएवैल्यूएट करेंगे पेशेंट को, अगर उसे कोई साइड इफेक्ट हो गया है, कॉन्स्टिपेशन हो गई है तो उसको ट्रीटमेंट को एडजस्ट करेंगे अकॉर्डिंगली। इसी क्वेश्चन को शॉर्ट आंसर की सूरत में थ्योरी फॉर्म में भी लिख सकते हैं। Question 11, identify how milk protein can be participated by lowering the pH using lemon juice. How would you apply this principle to develop a new method for producing cheese? The main protein in milk is casein 80% and whey protein 20%. Casein exists in milk as spherical micelles which are stable due to surface layer of kappa casein that gives them a negative charge, causing them to repel each other. The science of precipitation by lowering the pH. Normal state fresh milk की जो pH होती है 6.6 होती है, और casein micelles are stable remain suspended due to electrostatic repulsion, steric stabilization by kappa casein. फिर adding acid lemon juice इसमें ऐड कर देंगे, citric acid lemon juice डोनेट करेगा हाइड्रोजन आयन को to the milk. फिर न्यूट्रलाइजेशन ऑफ चार्ज, H ion neutralized by negative charges on a casein micelles, particularly on the phospholipid groups and the hairy kappa casein layer. फिर है destabilization and coagulation करेंगे, as the repulsive forces are diminished, the casein micelles begin to aggregate, clump together. When the pH reach the isoelectric point of casein around pH 4.6, the net charge on the protein is 0 and repletion is minimum. This causes the protein to participate out of the solution, forming solid curd and leaving behind the liquid whey. The application of in new cheese making method, इसमें rapid fresh citric cheese
का प्रिंसिपल होगा यूटिलाइज द फास्ट एंड कंट्रोल एसिडिफिकेशन फ्रॉम डिफरेंट नेचुरल फ्रूट जूसेस एंड प्रोसीड टू क्रिएट अ वैरायटी ऑफ फ्लेवर फ्रेश चीज। मेथड है, पहले हम सेलेक्ट करेंगे एसिड सोर्स, उसके बाद कंट्रोल करेंगे एसिडिफिकेशन, फिर हम कर्ड फॉर्मेशन करेंगे, फिर ड्रेनिंग एंड शेपिंग करेंगे, फिर फ्लेवर डालेंगे और एजिंग करेंगे ऑप्टिमल। एडवांटेजेस ऑफ दिस मेथड होगा स्पीड, मच फास्टर होगा, नोवल फ्लेवर्स आएंगे, फ्रूट इनफुल फ्रेश चीज बनेगी और वेजिटेरियन फ्रेंडली, डू नॉट यूज एनिमल ब्रूनेट। तो सिंप्लिसिटी के लिए एक्सेसिबल फॉर स्मॉल स्केल एंड होम प्रोडक्शन। इसी क्वेश्चन को शॉर्ट फाइनल आंसर और थ्योरी की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। थैंक यू माय फ्रेंड्स।